Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये जो सेशन यहाँ पर होगा ये क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, मतलब क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और सेशन यहाँ पर होगा और आपका जो सेगमेंट यहाँ पर होगा इसमें हम सिविक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिविक्स का डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले भी अगर आप देखोगे तो टोटल 6 चैप्टर्स जो है वो आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं और आज से हम यहाँ पर यूनिट 4 का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 है जो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे और ये होगा आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक वीडियो में आपको जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी वो सब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा ताकि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप हो, आप अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। लेकिन एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि जब भी आप मेरे सेशंस को यहाँ पर देखो, अपनी सोशल साइंस की जो बुक है ना, कौन सी, सिविक्स वाली, तो उसको आप ज़रूर यहाँ पर ओपन करो। और मैं आपकी सोशल साइंस की जो यहाँ पर सिविक्स की बुक है ना, उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो याद रखिएगा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 वाली जो बुक है वो आपको यहाँ पर ओपन करना है और उसमें चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन जो वाला चैप्टर है वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमको कोई भी चैप्टर अगर यहाँ पर पढ़ना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये समझें कि जैसे ये मार्जिनलाइज करना होता है ना, जैसे मार्जिनलाइज यहाँ पर करना होता क्या है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर होता है वो यहाँ पर क्या होता है ना, ये पहले हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिनलाइज यहाँ पर अगर हम ये टर्म समझेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि मेन स्ट्रीम में यहाँ पर ना होना, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है उससे यहाँ पर क्या होना, अलग होना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनलाइज होना। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये होती है कि हमारी सोसाइटी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से उनको यहाँ पर अलग कर दिया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में भी देखेंगे तो क्लास में अगर मान लीजिए कि आपकी क्लास की जो मेन यहाँ पर ग्रुप है ना, उससे अगर आप मान लीजिए कि अलग हैं तो इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या है कि आपकी मूवीज़ जो है वो अलग तरीके से पसंद है आपको, है ना, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप गेम अलग खेलते हैं, है ना, या फिर आप यहाँ पर जो बातें हैं वो ज़्यादा नहीं करते हो, है ना, या आपका जो एक्सेंट है बोलने का वो एक अलग तरीके से है। तो इन सब चीज़ों को देखकर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको जो है अपने ग्रुप में ना शामिल करके वो यहाँ पर अलग कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने आपको जो है वो यहाँ पर मार्जिनलाइज यहाँ पर कर दिया, मतलब आप मेन स्ट्रीम में जो है वो यहाँ पर नहीं हो। तो हमारी सोसाइटी में भी कई सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनको अलग अलग फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर मार्जिनलाइज जो है वो यहाँ पर कर दिया जाता है। मैं आपको एक स्टोरी भी जो है वो यहाँ पर सुनाने वाला हूँ और साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज, है ना। जब हम बोलते हैं कि सामाजिक रूप से हमको यहाँ पर मार्जिनलाइज यहाँ पर कर दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर होता क्या है ना, ये मतलब क्या चीज़ है कि जब भी हम यहाँ पर बोलते हैं कि सोशली जो है हमको यहाँ पर मार्जिनलाइज यहाँ पर किया गया तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू बी मार्जिनलाइज इज टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ये मेजॉरिटी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर आपको माइनॉरिटी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये माइनॉरिटी जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि मार्जिनलाइज जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मार्जिनलाइज हैं तो इसका मतलब है इज टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड डज नॉट एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स, मतलब किसी भी चीज के सेंटर में नहीं हो आप, है ना। जैसे अभी मैं क्या हूँ, सेंटर में हूँ, अभी इधर साइड में हो जाऊंगा, यहाँ पे कोई और आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि मैं थोड़ा सा आपको मार्जिनलाइज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि इन सभी लोगों को आपने क्या कर दिया कि सोसाइटी से एकदम अलग कर दिया। और जब किसी को अलग आप यहाँ पर कर दोगे तो आप ये समझ ही सकते हैं कि उनको जो बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि किसी को मार्जिनलाइज यहाँ पर करना।
दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड, है ना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। आप गेम अलग खेल सकते हो, मूवीज की चॉइस अलग हो सकती है, आपका बोलने का तरीका यहाँ पर अलग हो सकता है, आप ज़्यादा बातचीत नहीं करो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आप किस तरीके से हेयर कट अपना करवाते हो, आपकी जो कॉम्बिंग वगैरह होती है वो किस तरीके से होती है, इन सब चीज़ों की वजह से आप यहाँ पर फेस कर सकते हैं कि आपको भी हो सकता है कि थोड़ा सा मार्जिनलाइज यहाँ पर किया जाता हो, है ना। या हो सकता है कि आप अगर यहाँ पर क्या है कि मार्जिनलाइज ना हुए हो तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो किसी और को यहाँ पर इस तरीके से करता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपने ग्राउंड में, क्लासरूम वगैरह में यहाँ पर फेस करी होगी। So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quite right to acceptable to others। मतलब तब फिर हमको ये लगने लगता है कि मतलब यार मुझे यहाँ पर क्या कर दिया, अलग क्यों कर दिया, है ना। कई बार ये फीलिंग आ जाती है कि मतलब मैं उनकी तरह अगर यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ, उनकी तरह बोल नहीं पाता हूँ, उनकी तरह कुछ और जो दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको ये लगने लगता है कि मतलब ये मेरे को यहाँ पर दूसरे लोग एक्सेप्ट यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको एकदम कोने यहाँ पर धकेल दिया जाता है, जब आपको मार्जिनलाइज यहाँ पर कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यहाँ पर गलत कर दिया गया, या मुझे आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कोने में जो है वो ढकेल दिया गया। तो अब हम इस चीज़ के बारे में जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझेंगे। मुझे लगता है कि आपको जो है वो यहाँ पर क्या है कि ये आइडिया यहाँ पर समझ में आ गया होगा, है ना, कि भाई होता क्या है कि जब भी हम यहाँ पर बोलते हैं कि मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है या किसी को आपने मार्जिनलाइज यहाँ पर कर दिया है, तो उसका मतलब ये है कि आपने उसको कोने में धकेल दिया है ना। और अगर आपने किसी को कोने में धकेल दिया है तो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो नुकसान है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब जैसे अगर हम देखेंगे तो एक स्टोरी आपको यहाँ पर दी गई है ना। स्टोरी तो देखो आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ना थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर बता दूंगा, है ना, कि भाई इस पर्टिकुलर स्टोरी में यहाँ पर क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन, मतलब आदिवासी मतलब वो लोग होते हैं जो जंगलों वगैरह में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हमने अपने ज्योग्राफी वगैरह में भी यहाँ पर डिस्कशन किया है, हिस्ट्री में भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, है ना, जो फॉरेस्ट एक्ट वगैरह वाले के बारे में बात करी थी ना हमने। तो आदिवासी और जो यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर होता है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, अब वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक आदिवासी फैमिली है, ठीक है, जो कहाँ पर रहती है, दिल्ली में रहती है, और उसमें दो कैरेक्टर की बात करी गई है, सोमा एंड हेलेन। ठीक है, तो सोमा और हेलेन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो रिपब्लिक डे परेड है वो यहाँ पर देख रहे थे अपने ग्रैंडफादर के साथ। ठीक है, मतलब उनके ग्रैंडफादर थे और वो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि उनके साथ मिलकर जो रिपब्लिक डे परेड है वो यहाँ पर देख रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि एकदम से क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग तरीके के टेबलॉग वगैरह होते हैं, है ना, या अलग अलग तरीके के जो ग्रुप होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि एक आदिवासी जो यहाँ पर फ्लोट है वो आपको देखने को मिला, है ना, जिसमें इस तरीके से लोग डांस वगैरह यहाँ पर कर रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये बच्चे यहाँ पर देख रहे थे रिपब्लिक डे परेड, उसमें से एक ने पूछा कि दादू जो ये आदिवासीज हैं उनको हमेशा ये डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है ना, मतलब हमेशा कभी भी इनको अगर टेबलॉग में देखोगे या कहीं पर भी कुछ भी इनके बारे में बात होगी तो हमेशा क्या किया जाता है, इनको डांस करते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूछा कि क्या इनको हमारे बारे में और कुछ नहीं पता है क्या, केवल यही पता है क्या कि हम लोग केवल डांस करते हैं, जो अलग अलग तरीके की चीज़ों में केवल डांस करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या इन्हें हमारे बारे में और कुछ नहीं पता है क्या। तो दादू यहाँ पर ये कहते हैं कि द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, मतलब कि जो आदिवासी लोग हैं उनका जो जीवन है ना, वो यहाँ पर क्या है कि बहुत रिच है, उनके बारे में स्टोरीज जो हैं वो आपको बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उनको इसके बारे में जो है वो ज़्यादा जानकारी नहीं है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके बारे में ज़्यादा जो चीज़ें उनको पता होनी चाहिए लोगों को, वो चीज़ें यहाँ पर पता नहीं है ना। तो दादू ने इस तरीके से उनको यहाँ पर समझाया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि दादू यहाँ पर अपनी स्टोरी बताने लग गए, है ना, कि जब मैं यंग था तो हमारा यहाँ पर क्या था कि हमारा एक विलेज था, कहाँ पर था, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की जो कैपिटल है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, काफ़ी बार मैं आपको कैपिटल्स वगैरह जो है वो याद करवाता रहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि जो उड़ीसा की कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो यंग थे तो उनका विलेज था, ठीक है, कहाँ पर, उड़ीसा में, जो बहुत सुंदर विलेज था। और हमको यहाँ पर क्या होता था कि ये आदिवासी थे, है ना, आदिवासी थे मतलब जंगलों में रहते थे। तो यहाँ पर क्या है कि हमको जो भी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होती थी, वी नीडेड फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस। ठीक है, मतलब इनके खेत वगैरह होते थे और जंगल वगैरह थे, वहाँ पर इनके जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती थी वो सब चीज़ें यहाँ पर मिलने लग जाती थी। वे इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट एंड द रिवर। ठीक है, और हम लोग क्या करते थे कि जो भी लैंड है, जो भी फॉरेस्ट है,
जो भी नदियाँ हैं उनकी यहाँ पर क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि समय चेंज होता गया, कई सारे यहाँ पर बिल्डर्स आपको देखने को मिले, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले, और उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, उन्होंने जो है ये इस तरीके से पेड़ वगैरह जो काटना है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, है ना। और हम लोग को बोलने लग गए कि भाई ये जो तुम्हारा फॉरेस्ट है, ये जो लैंड है, जो आज तक तुम अपने आप को कंसिडर करते थे कि ये तुम्हारा है, वो तुम्हारा नहीं है। हमको यहाँ पर क्या किया गया, हमको जो है हमने पुलिस वगैरह में जो है वो केस वगैरह यहाँ पर किया, हम लोगों को कोर्ट में लॉयर वगैरह नहीं मिले, तो हमारे केस वगैरह जो है सुने नहीं गए। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो लैंड है, फॉरेस्ट वगैरह है, इसको सब लोग यहाँ पर क्या करने लग गए, एक्वायर करने लग गए, और हमको जो है वो यहाँ से भगा दिया गया, है ना, कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि कई लोग यहाँ पर ये सोचने लग गए कि अब यहाँ पर कैसे काम होगा, है ना। लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह होने लग गया, रोड वगैरह यहाँ पर बनने लग गई, है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश करने लग गए, तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होती थी। तो उन बच्चों ने यहाँ पर ये पूछा कि फिर मतलब दादू आप यहाँ पर कैसे सर्वाइव किए फिर, है ना, जब आपको भगा ही दिया गया तो सर्वाइव आपने कैसे किया। तो दादू ने ये बताया कि हम लोगों को जो है फिर अब बाहर निकलना पड़ा, है ना। और हम लोग यहाँ पर क्या करते थे कि जो सीजनल वर्क होते हैं, है ना, छोटे मोटे जो काम वगैरह होते हैं, उनको करने के लिए हम आसपास के जो टाउन्स हैं वहाँ पर गए, है ना। फिर एकदम से क्या हुआ कि कंपनी वाला जो है वो यहाँ पर आ गए, जो अलग अलग तरीके की कंपनीज वगैरह होती है ना, जैसे माइनिंग वगैरह करना, है ना, ये सब जो एक्टिविटीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। और उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर ये बोला कंपनी वाला लोगों ने कि भाई यहाँ पर क्या है कि आपकी जो ज़मीन है ना, उसके अंदर क्या है कि लोहा है, आयरन आपको देखने को मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि हम इसको यहाँ पर माइन करेंगे, और उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि भाई हम क्या करने वाले हैं कि आपको जो जॉब वगैरह है वो प्रोवाइड करेंगे, आप हमें क्या करोगे, अपना जो लैंड है वो यहाँ पर बेच दो, और बेचने के बाद आप यहाँ से चले जाइए, हम लोग माइनिंग करेंगे और आप लोगों को क्या करेंगे कि हम यहीं पर जॉब वगैरह जो है वो दे देंगे। तो कई लोगों को यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट लगा कि यार बढ़िया है, जॉब मिल जाएगी और इस तरीके से। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कई लोग ये भी थे, वो लोग ये मानते थे कि यार इससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उन्होंने यहाँ पर सोचा कि हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर, आप ये कह सकते हैं कि मतलब कुछ लोगों को यहाँ पर जो है उन्होंने अंगूठा लगा दिया, पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा कुछ थी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो है वो यहाँ पर उनके जो ज़मीन थी वो यहाँ पर खरीद ली। खरीदने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों की ज़मीन तो उनको मिल गई। अब जो लोग यहाँ पर क्या है कि बेचना नहीं चाहते थे, उन लोगों को क्या किया कि ज़बरदस्ती जो है उनसे ज़मीन यहाँ पर छीनी गई, है ना, उनको पीटा गया, मारा गया, जिसकी वजह से क्या है कि आदिवासी जो लोग यहाँ पर थे उनमें से कुछ लोगों को जॉब दी गई, लेकिन सब लोगों को जॉब वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी। और इसकी वजह से आप यहाँ पर फाइनली ये कह सकते हैं कि कई सारे लोगों को वो जगह छोड़कर जाना पड़ा। देन दे बीट एंड थ्रेटेंड अस टिल इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स्ड टू सेल एंड अबैंडन द लैंड ऑफ देयर फोरफादर। मतलब जो इनके पूर्वजों ने इनको यहाँ पर जो है वो लैंड दिया था, जो आदिवासी लोगों को मिला था, तो वो यहाँ पर क्या हुआ कि बेचना पड़ गया, है ना, कि भाई अब बहुत बेचना पड़ गया। और आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो जीवन है, जो जंगलों में बीत कर ये रहकर जिताते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो गई और इनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। और फिर उसके बाद कि इनकी जो लैंड वगैरह थी वो यहाँ पर क्या हुआ, तो बोले कि उसका पैसा वगैरह जो है वो बहुत कम मिला। फॉर आवर 30 एकर्स विच गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर सॉ मोस्ट माई फ्रेंड्स अगेन, ठीक है। और कई सारे लोग जब यहाँ पर छोड़ कर गए तो दादू ने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नहीं देखा। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर हुई। मतलब दादू ने यहाँ पर ये बताया कि वो उड़ीसा के एक गाँव में रहते थे, है ना, और वहाँ पर वो लोग खेती करते थे, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर था उन सब चीज़ों को यहाँ पर वो मिलते थे, उनको उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो वहाँ से फुलफ़िल होती थी। फिर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आए, कम दाम में जो है उनको ज़मीन यहाँ पर ख़रीद ली और उनको वहाँ से भगा दिया। और इसी वजह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग कहीं और जाकर रहने लग गए। फिर रेंटेड हाउस था, छोटा घर था, वहाँ पर रहते थे। फिर बच्चों को बताया कि तुम्हारे पापा की फिर दिल्ली में जॉब लग गई, तो हम लोग यहाँ पर दिल्ली में आ गए। और इसी वजह से क्या है कि स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल यहाँ पर होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पैसे वगैरह उतने ज़्यादा होते नहीं थे। और इसी वजह से तुम दोनों लोगों को, ठीक है, जो हेलन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, आप लोगों को यहाँ पर क्या किया गया कि स्टार्टिंग में जो है सोमा और हेलन, ठीक है, आपको स्कूल नहीं भेजा गया था। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये बच्चे भी बताने लग गए कि स्टार्टिंग में जो है वो हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता था। क्यों? क्योंकि हम केवल सांथाली जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर बोलते थे। जो ट्राइबल सांथाल्स आपको देखने को मिलते हैं ना, तो उसी तरीके से सांथाली जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर हम बोल पाते थे, हिंदी भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि समय के साथ जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि चीज़ें इंप्रूव हो गई। अब हम लोग इंग्लिश वगैरह भी यहाँ पर बोलने लग गए।
तो फिर अब लोग जो है वो यहाँ पर डिस्कशन करने लग गए कि अब हम क्या करेंगे कि जो आदिवासी जो लाइफ्स हैं, है ना, इनके बारे में हम लोगों को बताएंगे, है ना, कि उनका कितना रिच यहाँ पर हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। फिर उसमें से एक पर्सन यहाँ पर ये भी कहता है कि मैं तो एक मूवी भी बनाऊंगा, है ना, और लाइव्स आदिवासी लाइव्स, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को जो है वो जानकारी यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। तो ये एक पहले तो एक स्टोरी आपको यहाँ पर ये दी गई है। अब हमको इस पर्टिकुलर स्टोरी से यहाँ पर क्या समझना है, इस स्टोरी से हमको ये समझना है कि आदिवासी वो लोग हैं जो पहले से यहाँ पर मेन स्ट्रीम में नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, है ना। आज के टाइम पीरियड पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंगलों में ही हैं, है ना, उसी तरीके से वो जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ें, है ना, अपना छोटा सा एक एम्पायर जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, हर घर अपने आप में एक एम्पायर होता है, बहुत मेहनत लगती है किसी भी घर को बनाने में। तो वो सब चीज़ें आपने उनका लैंड ले लिया, उनको यहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि उनको आपने मार्जिनलाइज कर दिया, है ना। फिर उसके बाद वो स्कूल वगैरह में आ रहे हैं, शहर वगैरह में आ रहे हैं, वहाँ पर भी उनको अलग अलग तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो इस स्टोरी में हमने यही चीज़ें यहाँ पर समझी कि किस तरीके से एक फैमिली जो यहाँ पर क्या थी, जंगलों में रहती थी, वहीं पर उनका लैंड था, फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते थे उनसे वो चीज़ें मिलती थी, वैसे किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको बदलती हुई दिखाई दी। ये मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से बता दिया। लेकिन मैं आपको होमवर्क यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि उस स्टोरी में जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं एक बार ज़रूर गो थ्रू करें, क्योंकि मैंने आपको केवल समरी बताया है ना, कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर किस पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है और किस पर्टिकुलर इशू के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे कि भाई हु आर आदिवासीज, ठीक है, आदिवासीज जो है वो हैं कौन, ठीक है। तो आदिवासीज का अगर हम बात करेंगे तो इस टर्म का लिटरल जो यहाँ पर मीनिंग होता है ये होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ठीक है। तो एक नंबर में क्वेश्चन जो है या एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि जो आदिवासीज आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ये लोग यहाँ पर कौन होते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आदिवासीज का जो यहाँ पर क्या है कि लिटरल मीनिंग यहाँ पर होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो इनको बोलते हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट। मतलब आदिवासीज वो लोग यहाँ पर होते हैं जो पहले से या तो जंगलों में रह रहे होते हैं या फिर आज के टाइम पीरियड पर भी किसी ना किसी तरीके से इनका और फॉरेस्ट का जो एसोसिएशन होता है वो क्लोज होता है। मतलब इनकी जो लाइफ होती है वो यहाँ पर क्या होती है कि वो आपको फॉरेस्ट वगैरह के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम आदिवासी इसके नाम से जानते हैं। लेकिन आदिवासी जो शब्द है इसका मीनिंग होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे 8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आदिवासीज है ना। मतलब टोटल जो भी पॉपुलेशन आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, जैसे 2011 सेंसस की बात करेंगे, सेंसस मतलब होता है जनगणना, तो 2011 में हुई थी आखिरी बार, अब 2021 में होने वाली, लेकिन उसके फैक्चुअल डेटा अभी निकल कर सामने आए नहीं है। तो क्या हुआ कि 2011 में जब यहाँ पर जनगणना हुई तो उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो भारत में जितनी भी पॉपुलेशन है 121 करोड़ 2011 के हिसाब से, अभी तो उससे ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि 10 साल हो गए। तो 8% जो यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर क्या है, वो आदिवासी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब वो जंगलों में रहते हैं या जंगलों के साथ उनका क्लोज एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलता है। एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो माइनिंग वगैरह होती है, जो भी आपको इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं, देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, माइनिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कोई भी यहाँ पर आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं, है ना, उनको खुदाई करके बाहर निकाला जाता है या पहाड़ों में से जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो आप यहाँ पर सिंपली ये कह सकते हैं कि जो भी माइनिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ होती है, जो भी इंडस्ट्रियल यहाँ पर सेंटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज यहाँ पर क्या होती हैं, उन जगह पर आपको देखने को मिलेंगी, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था, जहाँ पर क्या होता है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है। अभी रॉ मटेरियल कहाँ पर मिलेंगे, वो फॉरेस्ट वगैरह वाली जो जगह होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जहाँ पर माइनिंग होती है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो कहाँ पर हैं, वो आपको आदिवासी जो एरियाज होते हैं वहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलते हैं। मतलब जंगलों में ही रहते हैं वो लोग, और जंगलों में ही अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आदिवासी जो यहाँ पर एरियाज हैं वहीं पर आपको माइनिंग और जो भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे जमशेदपुर हो गया, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर राउरकेला, बोकारो, है ना, भिलाई, ये सब क्या हैं, ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पर माइनिंग और इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, है ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको माइनिंग एक्टिविटीज़ बड़े स्केल पर होती हुई दिखाई देती है, ठीक है।
अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जैसे जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, है ना, ये दोनों, जमशेदपुर कहाँ पर है, जमशेदपुर झारखंड में है, भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। वैसे ही आपको मुझे ये बताना है कि जो राउरकेला है वो कहाँ पर है ना, और बोकारो जो है वो कहाँ पर है। मैंने आपको ना ये चीज़ जो है, ये ज्योग्राफी में जो इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर था वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था। तो आपको मुझे ये बताना है कि राउरकेला कहाँ पर है और बोकारो जो है वो कहाँ पर है, मतलब कौन से इंडियन स्टेट में आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सारे जो है इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो आपको ट्राइबल एरियाज, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आदिवासी एरियाज हैं वहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब एक ही नहीं है कि आदिवासी बोल दिया तो यहाँ पर क्या होंगे कि जितनी भी पॉपुलेशन होगी सब एक जैसे हैं। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 500 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के जो आदिवासी ग्रुप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना, मतलब उनमें भी अलग अलग तरीके के आपको कास्ट वगैरह जो है वो देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो करीब 500 से ज़्यादा आपको आदिवासी जो ग्रुप्स हैं वो देखने को मिलेंगे, मतलब वो होमोजीनियस यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है ना, उनमें भी जो कल्चर होता है, जो लैंग्वेज होती है, जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक ही तरीके का जो वेरिएशन है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स। ठीक है, लाइक जैसे अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई आदिवासी जो हैं वो आपको ज़्यादा बड़े स्केल पर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टेट हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट तो पूरा ही हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, 7 सिस्टर्स आपको पूरे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 सिस्टर्स यहाँ पर पूरे हैं। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको एरिया देखने को मिलेंगे जहाँ पर आदिवासी आपको बड़े नंबर में देखने को मिलते हैं। A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups। ठीक है, मतलब अगर आप उड़ीसा में देखेंगे, ठीक है, जैसे ये आपका मैप है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये रीजन, ठीक है, ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने उड़ीसा की कैपिटल आपसे पूछी थी ना, तो इसका नाम क्या है, भुवनेश्वर। तो यहाँ पर क्या है कि उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो करीब 60 डिफरेंट जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो आदिवासी बोल लो आप, चाहे ट्राइबल ग्रुप बोल लो, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो करीब 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो आपको केवल जो यहाँ पर उड़ीसा होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव यहाँ पर होती हैं, ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या है कि हायरार्की नहीं है ना, हायरार्की मतलब कई जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कई जगह पर होता है, और ये इसलिए थोड़ा सा आदिवासी सोसाइटीज़ जो हैं वो डिस्टिंक्टिव हैं क्योंकि इसमें क्या है कि हायरार्की नहीं है, मतलब कि ये सबसे बड़ी हैं, ये छोटी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि बहुत लिटिल हायरार्की आपको देखने को मिलेगी, है ना, मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सबका लेवल यहाँ पर लगभग सेम है, कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जगह पर अगर हम देखेंगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति, वर्ण, कास्ट और दोज दैट वर रूल्ड बाय द किंग्स। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये 4 वर्ण देखने को मिलते थे, है ना, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, इस तरीके से वर्ण सिस्टम या जो कास्ट सिस्टम होता था, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, उस तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आदिवासी के बीच में इस तरीके के जो जाति वर्ण या कास्ट वगैरह के प्रिंसिपल्स यहाँ पर होते हैं या आपको देखने को नहीं मिलते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के वेरिएशंस नहीं हैं, है ना, लगभग सब लोग यहाँ पर क्या है कि सिमिलर आपको लेवल के देखने को मिलते हैं। उसके बाद आदिवासी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुज्म एंड क्रिश्चियनिटी, है ना, मतलब ये लोग क्या करते हैं कि ये इस तरीके के धर्म को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इस्लाम हो गए, हिंदुज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी वगैरह हो गया, इस तरीके से चीज़ों से जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके के धर्म का वो पालन यहाँ पर नहीं करते हैं। दिस ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर, अपने पूर्वजों की यहाँ पर पूजा करना, विलेज और नेचर में जो स्पिरिट होती हैं, द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिसाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, जैसे माउंटेन स्पिरिट, है ना, जो आपके आप ये कह सकते हैं कि जो
पर्वत होते हैं उनकी पूजा करना, है ना, जो नदियां होती हैं उनकी पूजा करना, जो एनिमल आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं उनकी पूजा करना, इस तरीके की जो पूजा है ये आदिवासी इसके द्वारा यहाँ पर की जाती है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये लोग, सिंपल सी बात ये है कि वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, पूर्वजों की, विलेज और जो नेचर की स्पिरिट होती हैं जैसे माउंटेन, रिवर, एनिमल वगैरह, ये सब चीज़ों की पूजा करना। द लास्ट एसोसिएटेड विथ एंड रिसाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, ठीक है, मतलब जो भी अलग अलग लैंडस्केप्स वगैरह में आपको रहते हुए दिखाई देते हैं उनकी जो भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे उनको बेनिफिट यहाँ पर होता है, ठीक है, वैसी चीज़ों की यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग पूजा वगैरह करते हुए आपको दिखाई देते हैं। जैसे आपने हड़प्पा वगैरह में भी देखा था, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग तरीके की चीज़ें थी जिसमें लोग क्या करते थे कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ पर आपको पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो आदिवासी इसके साथ भी यहाँ पर होती हैं। अब उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि द विलेज, जो भी यहाँ पर आपके स्पिरिट्स होती हैं, आर ऑफन वर्शिप एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रुप्स विद इन द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो विलेज स्पिरिट हैं, है ना, जैसे आप ये कह सकते हैं कि सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि इस तरीके से ये मंदिर वगैरह बना दिया, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं, सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि थोड़ा धार्मिक चीज़ें, है ना, जैसे पेड़ वगैरह हो गया तो आपने क्या कर दिया कि उसको थोड़ा मंदिर जैसा यहाँ पर बना दिया। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या होगा, विलेज की बाउंड्री के अंतर्गत यहाँ पर होगा। और अपनी जो पूर्वजों की पूजा होगी वो कहाँ पर होगी, वो घर पर होगी, है ना, क्योंकि सब लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग होंगे, है ना। लेकिन जो यहाँ पर स्पिरिट्स हैं, है ना, विलेज में जो स्पिरिट्स आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये विलेज की बाउंड्री के अंतर्गत आपको पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। और जो अपने पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी घर में पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आज के टाइम पीरियड पर हमारे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। जिस तरीके से दूसरे धर्मों में यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एडिशनली अगर हम बात करेंगे, आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन लाइक शक्ता, बुद्धिस्ट, ठीक है, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इनके आसपास जो है अलग अलग तरीके के आपको रिलीजन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे शाक्ता हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वैष्णव हो गए, भक्ति हो गए, क्रिश्चियनिटी, है ना। जैसे मैंने आपको, जब मैंने एक चैप्टर भी यहाँ पर पढ़ाया था हिस्ट्री में, तो आप लोगों को याद होगा मैंने किसके बारे में बात करी थी, मैंने जो है वो यहाँ पर बात किसके बारे में करी थी बताओ। हिस्ट्री में एक चैप्टर हमने पढ़ा था ना जिसमें हमने क्या किया था, बिरसा मुंडा भगवान के बारे में जो है वो बात करी थी। तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि मिशनरीज जो यहाँ पर स्कूल वगैरह होते थे वहाँ पर गए वो, तो उनको बोला गया कि भाई तुम यहाँ पर क्या करो कि जो क्रिश्चियन है वो यहाँ पर बन जाओ और जितनी भी बुरी प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दो। तो उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आदिवासी के आसपास जो अलग अलग तरीके के धर्म होते थे, है ना, उनके द्वारा भी यहाँ पर क्या किया जाता था, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता था कि आप इस तरीके से यहाँ पर इस धर्म को मानने लगो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। साइमल्टेनियसली आदिवासी religions themselves have influenced dominant religions of the empire around them. For example, the Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric tradition in Bengal and Assam. ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली मतलब ये जो अलग अलग तरीके के धर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका इन्फ्लुएंस तो जो था वो आदिवासी के ऊपर आपको देखने को मिल ही रहा था। लेकिन जो आप ये कह सकते हैं आदिवासी रिलीजन्स देमसेल्व्स हैव इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ द एम्पायर अराउंड देम, है ना, मतलब इनके भी जो कुछ रिलीजन्स यहाँ पर हैं उन्होंने भी यहाँ पर क्या है कि अपनी डोमिनेंस दिखाई। जैसे अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथ जो कल्ट यहाँ पर उड़ीसा का है ना, फिर उसके बाद शक्ति और जो तांत्रिक ट्रेडिशन आपको बंगाल और आसाम में देखने को मिलता है, तो इनका भी डोमिनेंस आपको देखने को मिला। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आदिवासी यहाँ पर रिलीजन्स थे, है ना, या फिर जो ट्रेडिशंस यहाँ पर थे, आप ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस भी जो है वो बाहर की दुनिया में देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि केवल जो बाहर की जो यहाँ पर अलग अलग आपको धर्म वगैरह देखने को मिल रहे हैं वही चीज़ें क्या कर रही थी कि केवल जो आदिवासीज हैं उनको यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही थी। इनके भी जो अलग अलग आपको ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे, जैसे जगन्नाथ कल्ट हो गया उड़ीसा का, है ना, जगन्नाथ यात्रा भी आपने सुनी होगी उड़ीसा में होती है। और उसके बाद शक्ति तांत्रिक जो ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलेंगे वो भी यहाँ पर बंगाल और आसाम वगैरह में भी काफ़ी बड़े स्केल पर जो है वो आपको पॉपुलर होते हुए दिखाई दिए। ड्यूरिंग द 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in the modern Adivasi history. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर आदिवासी इतिहास के बारे में बात करेंगे उसमें जो मॉडर्न टाइम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर्स में लोगों को जो है वो यहाँ पर ये देखा गया कि वो लोग यहाँ पर क्या होने लग गए कि जो क्रिश्चियनिटी है ना, जो क्रिश्चियनिटी आपको धर्म देखने को मिलेगा
उसमें ये लोग यहाँ पर क्या हुए कि आपको कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले, है ना। मतलब अभी तक जो ये लोग धर्म फॉलो कर रहे थे, उसके बाद बाहर की जो आपको रिलीजन्स देखने को मिले, उसमें इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने लगा। अगर हम उनकी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर क्या है कि आदिवासी इसका जो है ना वो अपनी उनकी खुद की लैंग्वेज है ना। जैसे सब लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, मैं जैसे हिंदी में यहाँ पर बोलता हूँ, हो सकता है आपका मदर टंग जो है वो यहाँ पर अलग हो। उसी तरीके से अगर हम आदिवासी इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि भाई इनका खुद का लैंग्वेज होता है, और कई बार तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जितना पुराना संस्कृत है ना, उतनी ही पुरानी जो है वो लगभग आपको ये कह सकते हैं कि उसी के आसपास जो है इनकी लैंग्वेज का भी ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आज के टाइम पीरियड पर संस्कृत की महत्वता इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी यहाँ पर आज के टाइम पीरियड पर लैंग्वेज बोली जाती है उनमें से सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। और इसी तरीके से ये भी माना जाता है कि जो आदिवासी समुदाय है ना, कम्युनिटी है, वो भी यहाँ पर जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती है उसका इतिहास भी जो है वो यहाँ पर आपको बहुत पुराना देखने को मिलेगा। which have often been deeply influenced the formation of mainstream Indian language like बंगाली। ठीक है, तो आज के टाइम पीरियड पर जैसे बंगाली लैंग्वेज है, ठीक है, उसका जो यहाँ पर क्या है कि जन्म हुआ है, वो ट्राइबल जो लैंग्वेज होती है उन्हीं को यहाँ पर क्या करते हैं कि धीरे 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 उनमें क्या है कि इंप्रूवमेंट होती रहती है। और इंप्रूवमेंट के साथ अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पीरियड पर जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है, मेन स्ट्रीम का मतलब जो आज के टाइम पीरियड पर बोली जाती हैं, वो सब चीज़ें पुरानी लैंग्वेजेस से, जो आदिवासी लैंग्वेजेस हैं, उनसे यहाँ पर डिराइव होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। तो इसका सिंपल सा मीनिंग अगर आप समझोगे तो केवल क्या है कि भाई रंगीन कलर के कॉस्ट्यूम पहनना, डांस करना, गाने गाना, ये केवल क्या है कि आदिवासी से रिलेटेड ये इतिहास नहीं है। उनके साथ उनके कल्चर जुड़े हुए हैं, उनके ट्रेडिशंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है, उनकी लैंग्वेज आपको देखने को मिल रही है। तो जानने के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर आदिवासी कम्युनिटी है, इसके बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि इनको थोड़ा सा मार्जिनलाइज यहाँ पर कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो मेन स्ट्रीम में लोगों को बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं, वो चीज़ें इनको यहाँ पर उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, और यही चीज़ें हम इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगली बात देखते हैं, संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और इन इजाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें दो चीजें बताई गई हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो स्टोरी यहाँ पर पढ़ी थी उसमें सांथाली के बारे में बात करी गई थी, है ना। तो मतलब सांथाल जो है वो एक तरीके की ट्राइबल कम्युनिटी भी है, उनके द्वारा जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो सांथाली लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। अब एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टोरी हमने स्टार्टिंग में सुनी थी, पढ़ी थी, वहाँ पर भी वो जो बच्चे थे वो यहाँ पर अपने, उनको कौन सी लैंग्वेज आती थी, उनको यहाँ पर सांथाली लैंग्वेज आती थी। तो सांथाली को बेसिस बनाकर ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि आज के टाइम पीरियड पर सांथाली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको बड़े नंबर पर देखने को मिलेंगे। और इनके साथ ही साथ जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के पब्लिकेशंस होते हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आपको बुक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कई सारी ई बुक्स होती है ना, तो ई बुक्स भी आपको इस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके के शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो टोटल कितने शेड्यूल हैं। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल हैं, 10 शेड्यूल हैं, 11 हैं या 12 हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूं कि ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उसमें केवल 8 शेड्यूल थे। ठीक है, बाकी के जो 4 शेड्यूल हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या किए गए, ऐड किए गए। तो मैंने आपको आंसर बता दिया। इसका मतलब कि टोटल कितने शेड्यूल हैं, टोटल 12 शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम इसी शेड्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 8th शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। और जो 8th शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। ठीक है, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में ये चीज यहाँ पर आपको बताई जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो 14 पहले ओरिजिनल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और उसमें से 8 फिर हमने यहाँ पर क्या किया है और ऐड करी है। तो आज के टाइम पीरियड पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है जो यहाँ पर नहीं है पार्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है, हरियाणवी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है, राजस्थानी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है, भोजपुरी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है। मतलब ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनके स्पीकर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन इनको अभी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया। लेकिन जो संथाली यहाँ पर है ये हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इस बात को याद रखना है। ओरिजिनली यहाँ पर संथाली जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर ऐड करी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग।
अब स्टीरियोटाइपिंग बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि स्टीरियोटाइप करना। स्टीरियोटाइप मतलब यहाँ पर क्या है कि पुराने टाइम पीरियड से कोई चीजें यहाँ पर चली आ रही थी, बस उसी को यहाँ पर ध्यान में रखकर आज के टाइम पीरियड पर भी हम यहाँ पर फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लू कलर किसका होता है, वो मेल का होता है, पिंक कलर किसका होता है, वो फीमेल का होता है। ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये पुराने टाइम पीरियड से चली आ रही थी, इसी तरीके से चीजों को प्रेजेंट यहां पर किया जा रहा था, और इस वजह से यहां पर क्या हुआ कि यही चीजें आज की जनरेशन जो है वो भी यहां पर आपको फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलती है कि स्टीरियोटाइपिंग की वजह से आदिवासी जो समुदाय है उसको यहां पर बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली, और आज के टाइम पीरियड पर हमारी आपकी जो अलग अलग तरीके की सोच है ये इसी स्टीरियोटाइपिंग का रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आपकी बुक में अब यहां पर ये हेडिंग खोलना है, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। अब इसमें क्या क्या चीजें समझाई गई हैं ये मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वी, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि आदिवासी समुदाय जो है उसको एक अलग तरीके से यहाँ पर क्या है कि उनकी इमेज जो है वो हमने बना ली है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए जो है वो यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जब भी हम यहाँ पर आदिवासी समुदाय के बारे में बात करते हैं तो आपको ये लगता है कि भाई जंगलों में वो डांस कर रहे होंगे। तो ये क्या है कि ये चीजें जो है पहले से किसी ने यहाँ पर बनाई हुई थी, और वही चीजें क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर फॉरवर्ड करी गई, और इसी वजह से आज के टाइम पीरियड पर भी हम देखते हैं कि इसी तरीके की जो इमेज है वो हमको देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है या फिर कोई ऑफिशियल इवेंट वगैरह होता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर वगैरह भी यहाँ पर आते हैं, उस टाइम पीरियड पर भी देखोगे बुक्स में, मूवीज में आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटिपिकल वेज, ठीक है, इन कलरफुल कॉस्ट्यूम, ठीक है, हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। मतलब उनको यहाँ पर क्या है कि जब भी हम आदिवासी इसको प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे एनुअल फंक्शन में भी अगर आप देखोगे ना इस तरीके की कोई चीज अगर आपके स्कूल में हो रही है तो उनको कलरफुल ड्रेस पहना देंगे, उनके सर में जो है अलग अलग तरीके की चीजें लगा देंगे, है ना, फिर वो डांसिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो मतलब यही केवल आदिवासी जो यहाँ पर इतिहास है वो नहीं है ना, उनकी लाइफ में ये भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है कि इनको इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ड्रेस वगैरह पहनी हुई है ना, सर पे फूल वगैरह यहाँ पर लगाए हुए, तो इस तरीके से हम इनको यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि केवल हमको इतना ही पता है उनके जीवन में और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हो रही हैं उनके बारे में हमको कोई जानकारी यहाँ पर नहीं होती और ना ही किसी को पता होता है कि कोई हमको यहाँ पर बताए। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू द पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जब हमको चीजों की थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है तो उससे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम ये निकल कर सामने आती है कि हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो हमें ये लगता है कि जब भी हम आदिवासी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे तो वो यहाँ पर क्या है कि एक बैकवर्ड कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो यहाँ पर मेन स्ट्रीम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं, वो चीजें उनको यहाँ पर नहीं मिल पाती। तो हम उनको ये समझते हैं कि जब भी हम आदिवासी के बारे में, लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बैकवर्ड कम्युनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज क्या है कि लोगों के द्वारा जब बताई जाती है, जब यहाँ पर फॉरवर्ड की जाती है, तब यहाँ पर लोगों को समझ में आने लग गई और लोग भी यहाँ पर क्या करने लग गए हैं कि उसी तरीके की जो अप्रोच है वो यहाँ पर फॉलो करते हैं। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistance to the change और new ideas। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उनको ये बोला जाता है कि भाई उनके यहाँ पर क्या है कि एडवांसमेंट नहीं है ना। लोग यहाँ पर क्या है कि कहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन जो आदिवासी समुदाय है वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको पीछे देखते हुए देखने को मिलेगा, है ना। मतलब उनमें कोई एडवांसमेंट नहीं हुई है, कोई इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं हुई है। और यहाँ पर बोला जाता है एज दे आर बिलीव टू बी रेजिस्टेंस टू चेंज और न्यू आइडियाज। और लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई उनको यहाँ पर क्या है कि जो परिवर्तन है ना, वो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे वो बोलते हैं नहीं, परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। चेंज जो है वो यहाँ पर अल्टीमेट ट्रूथ आपको देखने को मिलेगा। तो वो लोग यहाँ पर ये इस तरीके से बोल दिया जाता है कि भाई जो भी चेंजेस वगैरह हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्या है कि वो उसके रेजिस्टेंस हैं, जो नए आइडियाज हैं उनको यहाँ पर ये पीछे करते हैं। यू विल रिमेंबर दैट यू रेड इन क्लास 6 बुक हाउ स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स। ठीक है, आपने 6 क्लास में जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज पढ़ी हुई है कि जब स्टीरियोटाइपिंग यहाँ पर होने लगती है ना, जब हम किसी को ये बोल देते हैं कि अरे तुम तो ऐसे ही हो, है ना, तुम तो ऐसे ही हो, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत एडवांस यहाँ पर हो गए हैं, है ना, कोई यहाँ पर ट्राइबल पर्सन आपको देखने को मिलेगा तो आपके दिमाग में ये दिमाग फिट है कि भाई ये लोग बैकवर्ड हैं, है ना, इनको कुछ पता नहीं है, इनसे बात करना जो है वो बिल्कुल खराब बात है। तो आप क्या करोगे, उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर करने लगोगे। तो पुराने टाइम पीरियड से क्या चीजें चली आ रही हैं वो चीजें एक डिफरेंट होती हैं। हर इंसान का एक अपना पहलू होता है, अपना ओपिनियन होता है,
उसको उस ओपिनियन के हिसाब से चीज़ों को जज करना चाहिए और अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज फिर यहाँ पर क्या होगा कि स्टीरियोटाइपिंग की वजह से आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने लगोगे, उनके खिलाफ जो भी चीज़ें आपको होनी चाहिए वो चीज़ें आपको उस तरीके से, सही तरीके से आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती हैं। अब अगला जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि स्टीरियोटाइपिंग की वजह से जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ यहाँ पर गलत व्यवहार जो है वो यहाँ पर हो सकता है, और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि केवल ट्राइबल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि स्टीरियोटाइपिंग जो है वो यहां पर दूर करना है। जैसे आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो स्टीरियोटाइपिंग में लोग ये हो गया कि भाई लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब चीजें है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई मेल यहाँ पर रो रहा होता है, बोले अरे तुम तो लड़के हो, तुम रो नहीं सकते हो क्या? नहीं, रो कोई भी सकता है ना, ऐसा कोई वो थोड़ा ना है कि मेल रोएंगे फीमेल रोएंगे, है ना, ऐसा कोई डिसाइडेड थोड़ा ना है। लेकिन ये सब चीजें किस बात का परिणाम है? ये इस बात का परिणाम होती है कि पहले से लोगों ने यहाँ पर ये चीजें सिखा दी हैं कि भाई मेल हो तो रो नहीं सकते हो, ठीक है, सब रोते हैं भाई, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये चीज हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि ये चीजें जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रही है और स्टीरियोटाइपिंग जो होती है उसका नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई हेडिंग जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जिसमें आदिवासी समुदाय और उनके डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्स सिविलाइजेशंस इन इंडिया। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया कि हिस्ट्री में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि फॉरेस्ट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताया, किस तरीके से फॉरेस्ट एक्ट वगैरह यहाँ पर इंप्लीमेंट किए गए थे, वो सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। और उससे अगर आप देखोगे तो आपको एक डाउट यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि भाई फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर क्या है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, है ना। मतलब कोई भी इंपायर अगर होता है उसके डेवलपमेंट में फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस फॉरेस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है उसके डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी यहाँ पर सेटल्ड सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि लोग रह रहे हैं, एक जीवन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं, ये चीजें क्या होती है कि ये सिविलाइजेशन, जैसे आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, वो सिविलाइजेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि वहां पर लोग घर में रहते थे, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती थी। आज के टाइम पीरियड पर हम भी जो है एक सिविलाइज सोसाइटी में यहाँ पर आपको रहते हुए दिखाई देते हैं। मेटल ओर जैसे हो गया आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड, ठीक है। फिर उसके बाद इनवैल्यूएबल जो टिम्बर होता है, टिम्बर मतलब यहाँ पर क्या है, आप टिम्बर के बारे में अगर आप देखोगे तो टिम्बर का सिंपल सा मीनिंग हुआ लकड़ी, है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में, फर्नीचर वगैरह को बनाने के काम में। फिर हमने वहां पर भी बात करी थी स्लीपर्स, है ना। स्लीपर्स बेसिकली कौन से होते हैं? जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक में एक इस तरीके से पत्थर के लगे होते हैं ना। पहले क्या होता था कि पहले पत्थर के नहीं होते थे, पहले लकड़ी यहाँ पर लगाई जाती थी और उसके ऊपर जो है ये ट्रैक यहाँ पर बिछाया जाता था, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेन वगैरह आपको चलती हुई देखने को मिलती थी। मोस्ट जो भी मेडिसिनल यहाँ पर हर्ब्स हैं, है ना, कई सारी जो चीजें होती हैं वो आपको कहां पर मिलेंगी? मेडिसिनल हर्ब। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना RRR, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब वो यहाँ पर क्या होता है कि राम को जब यहाँ पर सांप काट लेता है तो वो सांप ऐसा होता है जो यहाँ पर क्या है कि उसके बारे में जो है वो सबको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, कि भाई उसको किस तरीके से एंटीटोड जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है कि भीमा जो है वो यहाँ पर क्या करेगा उसको, क्योंकि वो ट्राइबल है ना, वो गोंड ट्राइब से यहाँ पर बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो गोंड ट्राइब है वो कौन से 2 स्टेट्स में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बताना, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पर क्या है, उसको पता था मेडिसिनल जो भी यहाँ पर प्लांट्स वगैरह होते हैं तो वो सब चीजें लेकर आया और उसके बाद उसने उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर कर दिया। फिर उसके बाद एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जैसे वैक्स हो गया, लैक, हनी वगैरह, और एनिमल देमसेल्फ, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है, द मेन स्टे ऑफ इंपीरियल आर्मीज ऑल कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। आर्मीज वगैरह में अगर आप देखोगे तो हाथी वगैरह का जो इंपॉर्टेंस था ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जितने भी अलग अलग तरीके के मिनरल्स यहां पर हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर मेडिसिनल जो भी प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, एनिमल के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एनिमल देखने को मिलेगा, टिम्बर देखने को मिलेगा। ये सब चीजें कहाँ से मिलती थी? ये सब चीजें हमें फॉरेस्ट से ही देखने को मिलती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट का जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर था वो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता था। मतलब फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर थे। In addition, the continuation of life depended heavily on forest that help recharge many of India's rivers and, as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखेंगे
तो द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हेविली ऑन फॉरेस्ट, मतलब आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा है ना। जब भी यहाँ पर गर्मी होती है हम ये सोचते हैं कि पिकनिक मनाने किसी नेचुरल ब्यूटी वाले प्लेस पर जाएं, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। जहां पर ग्रीनरी आपको ज्यादा देखने को मिलती है वहां पर टेम्परेचर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि हमारी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। आज के टाइम पीरियड पर भी ये मिनरल्स वगैरह जो हो गए, है ना, जो भी यहाँ पर ये एनिमल्स हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिवर्स वगैरह होती हैं, है ना, क्योंकि जब यहाँ पर क्या होंगे कि आपके पेड़ वगैरह होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉइल इरोजन नहीं होगा, है ना, मतलब सॉइल इरोड नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पर बारिश होगी, बारिश होने की वजह से रिवर वगैरह का जो फ्लो है वो यहाँ पर आपको मेंटेन होता हुआ देखने को मिलेगा। एज इज बिकमिंग क्लियर नाउ क्रूशियल टू द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर एयर एंड वाटर। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर जिस तरीके से हम फॉरेस्ट वगैरह को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो ग्रीड है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंसान के पास सफिशिएंट अमाउंट में कोई चीज यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए जिसका वो प्रयोग कर सके। अगर वो यहाँ पर क्या है कि अगर वो ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर रखोगे तो फिर उससे क्या है कि उससे नुकसान ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे पैसा यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका मनी है ना, ये अगर लिमिटेड अमाउंट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप घर में अपने स्टोर करने लगोगे पैसा, तो फिर क्या होगा कि लोग जो आएंगे वो जांच पड़ताल करेंगे और आपका पूरा पैसा लेकर चले जाएंगे और आपको भी लेकर चले जाएंगे, आपका घर भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी भी चीज की जो यहाँ पर अति होती है, अति मतलब एक्सेस, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो चीजें जो है वो आपको हमेशा प्रॉब्लम में यहाँ पर डालती हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट को यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे, फॉरेस्ट को लगातार क्लीन करते रहोगे, तो इसकी वजह से बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि आज के टाइम पीरियड पर हम देखते हैं कि मार्च अप्रैल में ही इतनी गर्मी पड़ने लगती है कि ऐसा लगता है कि जून यहाँ पर आ गया, है ना। इसका रीजन क्या है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लगातार अलग अलग लेवल पर जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे गाड़ियां वगैरह हो गई हैं, है ना, फिर आप देखोगे एसी वगैरह आपको लगे हुए दिखाई देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या है कि सफिशिएंट अमाउंट में अगर है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही साथ हम ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वो लोग रहेंगे कहाँ, है ना। खाने पीने के लिए एग्रीकल्चरल जो लैंड होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉरेस्ट को काटना तो जरूरी है, लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉरेस्ट को हम किसी दूसरी जगह पर भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर जरूरी है। Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tract, at least, ठीक है, till the middle of the 19th century। मतलब अगर 19वीं शताब्दी के बारे में बात करें, जब भी मैं यहाँ पर 19वीं शताब्दी के बारे में बात करूंगा, इसका मतलब है कि मैं 1801 से लेकर 1900 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है इसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। मतलब ये वाली जो सेंचुरी यहाँ पर है ये कौन सी है, ये आपकी 19th सेंचुरी देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो हमारे देश में फॉरेस्ट वगैरह जो था वो बड़े स्केल पर था। इसका कारण एक तो ये भी था कि हमारी पॉपुलेशन जो आज के टाइम पीरियड पर जितनी है उससे कम आपको देखने को मिलती थी। तो इसीलिए क्या है कि लैंड वगैरह की उतनी आवश्यकता होती नहीं थी, और आदिवासी का जो एक्सेस है ना वो आपको फॉरेस्ट में बड़े स्केल पर देखने को मिलता था, है ना। मतलब जितनी नॉलेज उनको यहाँ पर होती थी उतनी नॉलेज आपको किसी और चीज, मतलब किसी और इंसान को फॉरेस्ट के बारे में नहीं होता। जैसे आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हो उसकी नॉलेज आपको होगी। अभी मैं आपके एरिया में आ जाऊंगा तो मुझे नॉलेज नहीं होगी, है ना, लेकिन आपको एक एक गली एक एक घर सब कुछ पता होगा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। उसी तरीके से क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे वो जंगलों में रहते थे तो उनको यहाँ पर नॉलेज थी, आप यहाँ पर ये कह सकते थे। और इसी वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और ये सब चीजें कब तक चली, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी तक आपको देखने को मिला, है ना। जब तक यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पर सोचना स्टार्ट नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने क्यों सोचना स्टार्ट किया ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहां पर जो यूरोप है, यूरोप में ये लोग यहाँ टिम्बर वगैरह का काम करते थे। फिर वहां पर क्या हुआ कि सारे पेड़ उन्होंने काट दिए, तो अब उनको यहाँ पर ये लगने लग गया कि यार हमको टिम्बर की आवश्यकता पड़ेगी, लकड़ी जो है, ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इंडिया की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं। दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय द लार्ज स्टेट एंड एम्पायर्स। तो वो लोग यहाँ पर क्या करते थे, सिंपली अगर आप देखोगे तो वो लोग जंगलों में रहते थे, तो किसी एम्पायर वगैरह के अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलते थे। इंस्टेड ऑफन एम्पायर्स हेविली डिपेंडेंट ऑन आदिवासीज फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो अगर आप देखेंगे तो जंगलों के अलावा जो बाकी का रीजन आपको देखने को मिलेगा वो एम्पायर हो गया, है ना, जहां पर आम जनता आपको देखने को मिलती थी। ट्राइबल लोग यहाँ पर क्या है कि जंगलों में अपना जीवन बिताते थे। तो आप ये कह सकते थे कि एम्पायर वगैरह का जो कंट्रोल होता था वो जंगलों के ऊपर नहीं रहता था, वहां पर आदिवासी अपना जीवन जो है वो सही तरीके से जीते थे।
दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो एम्पायर्स हैं, है ना, जो राजा वगैरह आपको देखने को मिलते थे, अलग अलग लोग यहां पर देखने को मिलते थे, उनकी जो डिपेंडेंसी यहां पर थी वो क्या थी, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो आदिवासी के ऊपर यहां पर आपको डिपेंडेंट देखने को मिलते थे। क्यों? क्योंकि चीजें जो है वो यहाँ पर कैसे अवेलेबल होंगी, जो भी ये मैंने आपको ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट वगैरह बताया ना, ये सब फॉरेस्ट में मिलते थे। तो इनकी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करनी है तो आदिवासी के साथ आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे एज समव्हाट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो आदिवासी को हम क्या कहते हैं कि भाई उनके पास कोई पावर नहीं है, वो यहाँ पर कहेंगे वो मार्जिनल है, माइनॉरिटी यहाँ पर है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, जब तक अगर आप देखोगे मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक, तो वो लोग यहाँ पर क्या करते थे, उनका नंबर भी आपको बड़ा देखने को मिलता था और एक लार्ज एम्पायर जो है ना, उसके बाहर वो फॉरेस्ट वगैरह में अपना जीवन बिताते थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर लोग यहाँ पर डिपेंडेंट थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो हम इनको क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं, इनको पावरलेस बोलते हैं, ठीक है, और इनको यहाँ पर हम बैकवर्ड जो है वो यहाँ पर मानने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिसीज ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से आज के टाइम पीरियड पर जो हमको सिचुएशन जो ट्राइबल लोग हैं उनकी देखने को मिलती है, उसका कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि इनको हम यहाँ पर मार्जिनल या पावरलेस या बैकवर्ड जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इन द प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर नहीं आए थे उस टाइम की बात हो रही है, दे वर ट्रेडिशनली रेंज हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स एंड लिव बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड आल्सो कल्टीवेटिंग इन वन प्लेस। तो यहां पर क्या है कि कॉलोनियल पीरियड जो था, है ना, जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए उससे पहले अगर हम देखेंगे तो ये लोग क्या थे, ये हंटर और गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये लोग शिकार करते थे और जो भी यहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, है ना, उसको कलेक्ट करते थे। साथ ही साथ यहां पर क्या थे, ये नोमैड्स थे। नोमैड्स का मतलब यहां पर ये हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते थे, किसी एक जगह पर फिक्स यहां पर नहीं रहेंगे। इसका रीजन यहां पर क्या है, क्योंकि एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो यहां पर करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक पर्टिकुलर एरिया फॉरेस्ट कट करो, आग लगा दो, फिर उसके बाद ऐश जो रहेगी उसको जमीन पर फैला दो, सीड्स कर दो, एग्रीकल्चर कर दो, उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाओ। क्यों? ताकि यहां पर जो है वो चीजें दोबारा ग्रो हो। तो एक कुछ समय के बाद वहां पर आते थे और उसके बाद यहां पर क्या है कि कुछ लोगों ने यहां पर फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया कि एक ही जगह पर वो रहने लग गए। मतलब उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे आए कि अब यार घूमने फिरने से ज्यादा काम नहीं चलेगा, हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जो है वो सेटल हो जाते हैं। मतलब कि सिविलाइज्ड जो यहां पर जीवन है उसको यहां पर जीते हैं। Although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political force applied by the state and private industry. लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि पहले तो इस तरीके से चीजें चल रही थी, लेकिन ये वाली जो चीजें थी ना वो करीब 200 साल तक चली, है ना। मतलब इन लोगों ने यहां पर क्या है कि फॉरेस्ट में जो है अपना पूरा जीवन सही तरीके से बिता रहे थे। लेकिन फिर बात यहां पर ये होने लग गई कि हमें क्या करना पड़ेगा, आर्थिक विकास करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फॉरेस्ट वगैरह के ऊपर जो है वो कंट्रोल लेने की जरूरत है। जैसे ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर इसी तरीके से किया कि हम लोग क्या करेंगे भाई, हमें एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर चाहिए, है ना, हमें हंटिंग वगैरह यहाँ पर करनी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि फॉरेस्ट को जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई आप इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट में बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको इकट्ठा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप ट्री वगैरह कट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिले। फिर इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो फॉरेस्ट एक्ट वगैरह है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिए, है ना, फॉरेस्ट जो एक्ट होते हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किए। फिर कई जगह पे अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल फोर्स यहाँ पर हुआ। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे आते हैं कि भाई हमें इंडस्ट्रीज यहाँ पर बनानी है, हमें ये पता चल गया, जैसे स्टोरी में भी हमने देखा था कि आपकी जमीन पे जो है वो यहाँ पर क्या है कि आयरन है ना, तो आयरन अगर हमको वहां पर उस जमीन से निकालना है तो हमें माइनिंग करना पड़ेगा। माइनिंग करना पड़ेगा तो फॉरेस्ट पे जो है वो कंट्रोल इंडस्ट्रीज को देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो आदिवासी लोग थे उनको यहाँ पर बाहर निकालने लग गए, है ना, कि भाई आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। टू माइग्रेट टू लिव एज अ वर्कर इन द प्लांटेशंस एट कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रीज एंड इन डोमेस्टिक वर्कर्स। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक ये लोग जंगलों में रह के अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जब इनको फॉरेस्ट वगैरह से यहाँ पर निकाला गया तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये लोग यहां पर क्या हुआ कि प्लांटेशन मतलब जो कॉफी वगैरह का, टी वगैरह का प्लांटेशन वगैरह है वहां पर इनको लेकर जाते थे, वहां पर ये लोग काम करते थे। जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वाला काम होता था वहां पर ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। फिर अलग अलग तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इनको लेकर गए, है ना। फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह के रूप में इनको यहां पर काम करना पड़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइफ
जिसको ये एंजॉय कर रहे थे, जिससे इनको बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा था, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, अलग अलग तरीके की जो प्रेशर्स यहाँ पर थे, जो फॉरेस्ट पॉलिसीज वगैरह आपको देखने को मिली, इसकी वजह से इनको यहाँ पर कंपेल किया गया कि भाई आप फॉरेस्ट छोड़कर किसी दूसरी जगह पर यहाँ पर चले जाओ। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। मतलब आज के टाइम पीरियड पर जब ये सब चीजें यहाँ पर स्टार्ट हुई, तब आप यहाँ पर ये कह सकते थे इन लोगों को जब फॉरेस्ट यहाँ पर निकाला गया, जिसको अभी तक ये कंट्रोल करते थे, इसको प्रिजर्व करते थे, हर तरीके की एक्टिविटीज जो है इनकी फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलती थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, अब उसका कंट्रोल जो है वो इनसे यहाँ पर छीन लिया गया। जब हम 1830 के आगे की बात यहां पर करेंगे, आदिवासी जो कि आपको झारखंड के देखने को मिलेंगे एंड एडजॉइनिंग एरियाज मूव्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स टू द वेरियस प्लांटेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, मॉरिशस, कैरिबियन एंड द इवन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है कि ये लोग यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके की जो टी वगैरह है, कॉफी वगैरह है ना, तो इसमें यहाँ पर देखोगे आप कि फिर इंडिगो वगैरह में भी मैंने आपको बताया था। तो कई सारे लोगों को ये लोग क्या करते थे कि प्लांटेशन वगैरह के लिए किसी इंडिया के भी अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर लेकर जाते थे, और जो दुनिया भर के यहाँ पर अलग अलग चीजें, जैसे मॉरिशस है, मॉरिशस के साथ इंडिया के बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस आपको देखने को मिलेगी। प्रवीण जगन्नाथ जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। फिर कैरिबियन आइलैंड, जो यहाँ पर सेंट्रल अमेरिकन आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी, है ना, जैसे जमैका, ठीक है, जमैका से एक बहुत फेमस प्लेयर है, आपको पता होगा, उनका नाम है यूसैन बोल्ट। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो वहां पर क्या किया जाने लग गया कि जो ट्राइबल लोग हैं ना, उनको लेकर जाया जाने लग गया, है ना, कि वो लोग क्या करेंगे, वहां पर जो भी प्लांटेशन वगैरह होता है, टी कॉफी वगैरह का, ये सब चीजों में यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियाज टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद देयर लेबर इन आसाम। और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई ये लोग इंडिया में भी यहां पर मूव करते थे। आज के टाइम पीरियड पर जो टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो कौन सा स्टेट करता है, वो आसाम करता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा शहर में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन होता है या टी का प्रोडक्शन होता है, तो वो दार्जिलिंग है। और दार्जिलिंग आपको कहां पर मिलेगा, वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो ये लोग क्या है कि इंडिया में जब मूव करते थे तो आसाम वगैरह में जब जाके काम करने लग गए, तो आप ये कह सकते हैं कि टी इंडस्ट्री जो है भारत की, वो आपको डेवलप होती हुई दिखाई दी। आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो आदिवासी के बारे में बात करें हम, तो केवल आसाम में ही करीब 70 लाख, मतलब कि 7 मिलियन यहाँ पर जो है ट्राइबल पॉपुलेशन केवल ही आपको आसाम में देखने को मिल रही है। मतलब काफी बड़े नंबर पे जो है वो आसाम में लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर अगर आप देखोगे तो क्या है कि ट्राइबल पॉपुलेशन आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर, हार्टब्रेक एंड डेथ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो माइग्रेशन यहाँ पर था, जिसकी वजह से ये अपना यहाँ पर जो फॉरेस्ट वाला एरिया है इसको छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जा रहे थे, ये केवल क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इतना आसान नहीं था, है ना। इसकी वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत टॉर्चर यहाँ पर हुआ। उनको जब वहां पर लेकर गया, ठीक है, तो वहां पर उनको जो वेजेस वगैरह मिलते थे वो भी कम मिलते थे, उनको वापस भी नहीं आने दिया जाता था। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, और इसी वजह से कई सारे जो यहाँ पर ट्राइबल लोग हैं उनकी डेथ भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। तो किसी को अगर यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम अपने घर से बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, दुख होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अपने घर पे हूँ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकाले पकड़ के, ठीक है, मुझे यहाँ पर एकदम घर के बाहर कर दिया, तो मुझे बुरा लगेगा ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुरा लगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझनी है कि जब ये बुरा लग रहा था तब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी था कि भाई हमारा जो जीवन अभी तक जो फॉरेस्ट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, वो अब आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि काफी दुखद जो है ये पूरा का पूरा फेस आपको देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, इन 19th सेंचुरी अराउंड 5 लाख आदिवासी हैव पेरिश इन दीज माइग्रेंट, ठीक है, माइग्रेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि करीब आप ये समझ लो कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान इन माइग्रेशंस की वजह से यहाँ पर देखने को मिला। जो मैंने आपको बताया ना कि डेथ वगैरह हुई, हार्डशिप वगैरह आपको देखने को मिली, तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, है ना। मैंने आपको बताया कि जो भी फॉरेस्ट थे अभी तक, ठीक है, जिनसे इनको बाहर निकाला गया, वहां पर क्या किया गया कि फॉरेस्ट लैंड को जो है वो क्लियर किया गया। किसके लिए? टिम्बर के लिए, जैसे लकड़ी वगैरह होती है ना, इसके लिए इकट्ठा किया गया, ताकि यहां पर क्या होगा कि एग्रीकल्चर वगैरह होगा और इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो यहां पर स्टैब्लिश करी जाएंगी। इसलिए यहां पर क्या करते हैं कि लोग फॉरेस्ट वगैरह को कट करते हुए दिखाई देंगे। जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह है छतरपुर, तो वहां पर क्या है कि अभी ये देखने को मिला कि भाई वहां पर क्या है कि एक फॉरेस्ट लैंड है, उसके नीचे यहाँ पर क्या है कि आपको हीरा बहुत ज्यादा है, मतलब इतना हीरा हो गया कि सब लोग यहाँ पर क्या होंगे कि हीरे जैसे बन जाएंगे, है ना, उतना हीरा यहाँ पर मिल गया।
तो उन्होंने यहाँ पर ये प्लान किया कि बक्सवाहा जो जंगल है, ठीक है, छतरपुर में आपको एक बक्सवाहा जंगल देखने को मिलेगा, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। तो यहाँ की सरकार जो है वो इस तरीके की प्लानिंग कर रही थी। फिर इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह जो है उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया कि भाई जो जंगल होता है वो भी एक तरीके का हीरा ही होता है ना, तो हीरे के चक्कर में जंगल को आप काटोगे, और वैसा भी नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत जंगल है ना, बहुत सारा जंगल जो है वो यहाँ पर काटने की बात हो रही थी। तो इसी वजह से कहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर वगैरह और जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो सही तरीके से रन होगी, तो ये पर्पस है, और इसी वजह से फॉरेस्ट लैंड को जो है वो यहाँ पर कट किया जाता है। अगली बात यहाँ पर हम देखते हैं, तो आदिवासीज हैव आल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि वो जंगल वगैरह में वो चीजें यहाँ पर अवेलेबल थी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आदिवासीज जो हैं वो किन एरियाज में रहते थे, जो यहाँ पर मिनरल्स वगैरह में रिच थे, मतलब मिनरल्स वगैरह आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलता था। जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर है, ठीक है, जैसे टिम्बर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, उन सब जगह पर जो है वो कौन रहता था, वो आदिवासीज रहते थे, है ना, क्योंकि जंगल वगैरह में थे, तो वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनको ये समझ में आया कि भाई मिनरल्स यहाँ पर बहुत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत हैं, तो क्या हुआ कि बहुत सारा जो एरिया है ना वो माइनिंग पर्पज से, और आप ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वगैरह होते थे, है ना, उनके लिए यहाँ पर क्या करने लग गए कि उसको टेक ओवर करने लग गए, है ना। सिंपल सी बात यहाँ पर ये हुई कि माइनिंग करना है, इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं जहाँ पर ये टिम्बर वगैरह यूज किए जा सकते हैं, तो लोगों ने ये सोचा है, मतलब लालच आ गया देख के कि अरे यार ये आदिवासी लोग हैं, तो ये लोग तो इतनी अच्छी जगह पर रहते हैं, इससे हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद जो पावरफुल फोर्सेस थे, जिनके पास पावर थी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ऑफन कोलुडेट टू टेक ओवर द ट्राइबल लैंड, मतलब कि अनलॉफुल तरीके से, है ना, इसका मीनिंग होता है अनलॉफुल तरीके से। जैसे इससे पहले यहाँ पर ये पेरिश था, पेरिश मतलब यहाँ पर हो गया समाप्त होना, है ना, नष्ट हो जाना, तो उसी तरीके से कोलुडेट यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उन्होंने अनलॉफुल तरीके से क्या किया कि उनके जो ट्राइबल लैंड थे उसको एक्वायर कर लिया। हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, वो लोग आते थे कि भाई यहाँ पर क्या है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आयरन बहुत ज्यादा है, तो आयरन हम यहाँ पर एक्वायर कर लेंगे, इंडस्ट्रीज लगा लेंगे, फिर आपको जॉब दे देंगे। कुछ लोग तो मान गए, कुछ लोग नहीं माने, तो उनको यहाँ पर मारने पीटने लग गए, है ना, जबरदस्ती भगाने लग गए, और जबरदस्ती उनसे सिग्नेचर या अंगूठा लगवाने लग गए। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जो पूरा का पूरा लैंड यहाँ पर था, इसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर टाइम पीरियड पर जो इनके लैंड वगैरह थे वो यहाँ पर क्या होता था कि जबरदस्ती उसको एक्वायर किया जाता था, है ना। और यहाँ पर क्या है कि जो एक लीगल प्रोसीजर होता है ना कि भाई अगर किसी का लैंड अगर आप एक्वायर कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो आपको ये प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो प्रोसीजर ये लोग यहाँ पर फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि प्रोसीजर क्या बनेगी, किसी का घर अगर आप छीन रहे हो, तो अगर आप उसको प्रोसीजर वाइज करोगे तो ऑब्वियसली वो चीजें तो होने नहीं वाली हैं। तो ये लोग जबरदस्ती यहाँ पर चीजों को जो है वो यहाँ पर क्या करने लग गए, छीनने लग गए। According to official figure, more than 50% of person displaced due to the mines and mining project are tribals, मतलब कि जितने लोगों का भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वो वाला बात नहीं हो रही फिजिक्स वाली, है ना, कि विस्थापन की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें यहाँ पर क्या है कि भाई मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहते थे, अब यहाँ पर क्या है कि किसी दूसरे प्लेस पर आप यहाँ पर चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, कुछ माइनिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो लोग जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो यहाँ पर माइग्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो करीब जितने लोगों का भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ, उसमें से आधी जनता जो है वो यहाँ पर कौन सी है, वो ट्राइबल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उनके ऊपर जो है इस चीज का इंपैक्ट बहुत नेगेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक और सर्वे जो है वो यहाँ पर ये कहता है, ठीक है, जो यहाँ पर बोलता है कि अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एमंग आदिवासी शोन दैट 79% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड आर ट्राइबल्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है लोगों का, कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वगैरह में, उसमें से 79% जो लोग थे वो यहाँ पर कौन से थे, वो ट्राइबल्स थे। ये वही स्टेट है जहां पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, इनमें से 79% लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ वो केवल ट्राइबल लोगों का हुआ, मतलब जो ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड हैव आल्सो गॉन अंडर द वाटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम्स दैट हैव बीन बिल्ट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डैम्स वगैरह बनाया गया, है ना। जैसे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि भाई मॉडर्न जो यहाँ पर इंडिया है ना, उसका डेवलपमेंट किसके ऊपर बेस्ड होगा, मतलब मॉडर्न जो टेम्पल्स हमने यहाँ पर कहा है इंडिया के, वो डैम्स को कहा है।
तो डैम वगैरह बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि पानी वगैरह को रिस्टोर करेंगे, है ना। पानी को जब रिस्टोर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लैंड की यहाँ पर आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि पानी वगैरह कभी ज्यादा भर जाएगा तो पानी छोड़ा जाएगा, तो उसके नीचे की तरफ जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, तो उस एरिया को डिस्प्लेस करवाया जाता है ना, कि भाई इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो डैम्स वगैरह के चक्कर में भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारा जो यहाँ पर आदिवासी लोग थे उनका जो लैंड था वो यहाँ पर आपको सरकार के पास जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर समझना है कि किस तरीके की ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, आसाम, सिक्किम वगैरह, देयर लैंड रिमेन हाईली मिलिटराइज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मिलिट्री वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया हैज 101 नेशनल पार्क कवरिंग 40,564 स्क्वायर किलोमीटर एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवरिंग 1,19,776 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो उनके लैंड है ना, वो यहाँ पर क्या है कि उसमें आपको मिलिट्री जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब मिलिट्री क्यों देखने को मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे ना, एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके तहत यहाँ पर क्या है कि भाई नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आज के टाइम पीरियड पर तो इतने स्टेट हैं, है ना, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अलग अलग जो है वो देश की मांग करने लग गए। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे टेररिस्ट वगैरह जो हैं वो इंसर्जेंट ग्रुप जो होते हैं वो यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए। तो सरकार ने क्या किया है कि आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो यहाँ पर पावर दी हुई है कि भाई आप यहाँ पर क्या करिए कि थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो चीज़ों का बनाकर रखिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे एरिया में जो है वो यहाँ पर आपको मिलिट्री जो है वो देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो लोग यहाँ पर सही तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, और हमारे देश में अभी के टाइम पीरियड पर जो है वो नेशनल पार्क वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी ये जो 101 नेशनल पार्क है ना, ये नंबर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि अभी, ठीक है, करंट में भारत में जो टोटल नेशनल पार्क है उनका नंबर यहाँ पर कितना है। इसका आंसर आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देंगे। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आपकी बुक में 101 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि नंबर वगैरह जो है वो थोड़े से चेंज यहाँ पर हो गए। तो आपको बताना है कि अभी के टाइम पीरियड पर हमारे देश में टोटल कितने नेशनल पार्क है। अभी नेशनल पार्क में क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई रहता नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इतना सारा आप देख सकते हैं कि एरिया जो है वो यहाँ पर कवर है। 40,000 तो करीब नेशनल पार्क में हो गए, फिर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। तो ये वही एरियाज हैं जहां पर ओरिजिनली कौन रहते थे, ट्राइबल्स जो है वो यहाँ पर रहते थे, है ना। लेकिन अब नेशनल पार्क बन गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई, एनिमल्स को यहाँ पर क्या करना है कि प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, इसलिए यहाँ से क्या किया गया, इनको बाहर निकाला गया कि भाई आप यहाँ से क्या करिए कि बाहर चले जाइए, आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उनको यहाँ से भगाया गया है ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि फिर भी ये लोग इसी फॉरेस्ट में यहाँ पर रहते हुए दिखाई देते हैं, तो इनको यहाँ पर क्या बोला जाता था, इनको यहाँ पर इनक्रोचर्स बोला जाता था। इनक्रोचर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि इलीगली आपने वो जो पर्टिकुलर लैंड है, वो पर्टिकुलर एरिया है, उसको यहाँ पर क्या है कि हथिया लिया है, तो इनको इनक्रोचर्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो इस फॉरेस्ट में कंटिन्यू यहाँ पर रहेंगे तो उनको हमने एक टर्म यहाँ पर दिया है जिसको बोलते हैं इनक्रोचर्स, मतलब कि आप इलीगल तरीके से वहां पर ये रह रहे हैं, आपको जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनको यहाँ से हटाया गया तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इन्होंने अपना जो लैंड यहाँ पर फॉरेस्ट में था वो खो दिया, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट वगैरह है उसका एक्सेस यहाँ पर खत्म कर दिया, जिनके ऊपर इनकी पूरी लाइफ जो है वो यहाँ पर आपको डिपेंडेंट देखने को मिल रही थी। और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लाइवलीहुड है और फूड इनको यहाँ पर मिलता था, है ना, जैसे ये अपना जीवन यापन करते थे और खाने पीने के लिए जो चीज़ें यहाँ पर मिलती थी वो सब चीज़ों का अब ये लोग यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाई है, ठीक है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम में है और वो किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न जो यहाँ पर राइनोज हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये आपको फेमस देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी की यहाँ पर ये फोटो है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि एक्सेस जो है वो लोगों को यहाँ पर नहीं मिला और इन पर्टिकुलर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लोगों को बाहर निकाला था। Having gradually lost access to their traditional homeland, many Adivasis have migrated to cities in search of work, ठीक है। अब जब यहाँ पर क्या हुआ कि उनको जंगलों से निकाल दिया गया, जंगलों का एक्सेस उनको यहाँ पर नहीं मिला, तो फिर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर क्या हुए कि सिटीज की तरफ आपको माइग्रेट होते हुए दिखाई दिए, है ना, कि भाई वहां जाते हैं, वहां पर कुछ काम करेंगे और वहां पर जो आप ये कह सकते हैं काम कर रहे थे उसमें जो उनके वेजेस वगैरह थे वो बहुत कम थे। जो लोकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी, बिल्डिंग या जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वाला काम होता था जहां पर चीज़ें बनाई जाती थी, है ना, जैसे रोड बन गया, कोई बिल्डिंग वगैरह अगर यहाँ पर बन रही है तो वहाँ पर ये लोग काम करते थे। लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो उनको वेजेस वगैरह मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे।
दे दस गेट कॉट इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से फिर वो गरीबी में फंस जाते हैं क्योंकि वेजेस उनको नहीं मिल पा रहे हैं, और फिर वो यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी जो लाइफ है वो सही तरीके से नहीं चलेगी, जितना खाना मिलना चाहिए खाना नहीं मिल पाएगा, रहेंगे सही तरीके से नहीं, और आसपास की जो सराउंडिंग होगी वो साफ सुथरी नहीं होगी तो बीमार होंगे, और इसी तरीके की जो लाइफ है अगर वो इंप्रूव नहीं हो पाएंगे तो अपने बच्चों को भी प्रोवाइड करेंगे। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि साइकिल जो है वो यहाँ पर पॉवर्टी की स्टार्ट हो जाती है और डिप्राइव होते हैं, मतलब जो चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अभी तक मैंने जो आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर समझाया, इसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो लाइफस्टाइल था वो पहले यहाँ पर किस तरीके से था और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से आपको चेंजेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिले, किस तरीके से वो पॉवर्टी में, डिप्राइवेशन में अपना जीवन यहाँ पर बिताने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये मार्जिनलाइज आपको जो है वो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 45% जो ट्राइबल ग्रुप का है रूरल एरियाज में और 35% जो अर्बन एरियाज में है। ठीक है, नोट कर लेना, जो रूरल एरियाज में ट्राइबल पीपल रहते हैं 45% और जो अर्बन एरिया में रहते हैं 35%, ये लोग यहाँ पर क्या है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब ये लोग क्या है कि गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैलोरी इनटेक वगैरह के हिसाब से 2400 और 2100 कैलोरी, है ना। 2400 कहाँ पर जरूरी होगा, 2400 कैलोरी जो है वो यहाँ पर जरूरी होता है, कहाँ पर, वो गाँव में, और 2100 जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ पर होती है, वो शहरों में होती है। अगर इतनी कैलोरी आपको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये लोग यहाँ पर क्या है कि गरीबी में अपना जीवन यापन करना इन्होंने शुरू कर दिया है, और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो दूसरी चीजें हैं वो भी इनको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, है ना। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ वगैरह हो गया, ये सब चीजें उनको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हुई दिखाई देंगी। और उसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइबल बच्चे हैं वो माल नॉरिश आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब जिसको हम बोलते हैं कुपोषित, है ना। जैसे आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा, ठीक है, जिसको यहाँ पर बोलते हैं कुपोषित। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, एक बार फोटो जो है वो देख लेना, है ना, कि भाई जो मॉल नॉरिश यहाँ पर आपको इंडिया में जो मॉल नॉरिश यहाँ पर बच्चे देखने को मिलते हैं उनकी फोटो एक बार गूगल में सर्च कर लेना। तो ये फोटो तो क्या है कि ये तो फोटो बहुत नॉर्मल है, आप ऐसी ऐसी फोटो देखोगे ना तो कि देख के आपको डर लगने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो ट्राइबल्स के साथ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लिटरेसी जो है, जो यहाँ पर साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पर ट्राइबल्स में क्या है कि वो बहुत कम है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब उनकी इनकम यहाँ पर कम हुई, जब उनको फॉरेस्ट से यहाँ पर निकाला गया, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो निकल कर सामने आई। When आदिवासीज आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लैंड दे लूज मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि केवल सोर्स ऑफ इनकम ही उनका यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं कि आप ये बहुत सारी चीजें हैं, खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि लिटरेसी हो गया, हेल्थ वगैरह हो गया, इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। पहले जंगलों में वो आसानी से रह लेते थे, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि शहर वगैरह में जाके नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी आपको पता है कि स्लम्स वगैरह में किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर रहती है, तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। दे लूज देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, अ वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके जो ट्रेडिशन थे, जो कस्टम्स यहाँ पर वो लोग फॉलो करते थे, वो सब चीज़ें फिर क्या है कि धीरे धीरे आपको समाप्त होती हुई यहाँ पर दिखाई देने लगती है। ठीक है, जैसे वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, जो कल्चर फॉलो करते थे, जो उनका ट्रेडिशन यहाँ पर होता था, वो एक डिफरेंट तरीके का होता था। और अभी के टाइम पीरियड पर क्या है कि भाई अब बस वही हो गया कि दिन भर मेहनत करो और दिन भर फिर यहाँ पर मेहनत करके आओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन की मेहनत करो। बस उनका लाइफस्टाइल जो है वो इसी तरीके से आपको देखने को मिला। आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर ये भी पढ़ा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है, बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी आर्थिक यहाँ पर स्थिति है, ठीक है, मतलब कि जो इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक, इन दोनों चीजों में यहाँ पर क्या है कि इन दोनों चीजों में जो है एक प्रॉपर कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उससे उनकी जो सोशल यहाँ पर डायमेंशन होगी उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर अच्छी हैं, है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो उनका रहन सहन होगा, ईज ऑफ लिविंग होगी, है ना, आप ये कह सकते हैं कि जो उनका लाइफस्टाइल होगा वो अलग तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ही उनकी यहाँ पर खराब है तो आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल डायमेंशंस वगैरह होंगी वो भी यहाँ पर आपको इंपैक्ट पड़ती हुई दिखाई देंगी। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इंपैक्ट द अदर। ठीक है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पर खराब होगी तो सोशल कंडीशन खराब हो जाएगी, सोशल कंडीशन अगर खराब होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब होगी, मतलब उनको जॉब वगैरह जो है वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सो ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वॉलेंट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से उनको निकाला गया है ना फॉरेस्ट वगैरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पर उनका डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा जैसे फोटो में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्राइबल्स को फिर आप
जो है वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर फेस करने को मिली। तो आई होप जितना अभी तक मैंने आपको समझाया है एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बन रहा होगा, है ना। देखो कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना उनको टैकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हम करेंगे। बस अभी के लिए क्या करो कि चैप्टर को थोड़ा समझ लो, चैप्टर एक बार समझ में आ जाएगा ना तो मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो बताऊंगा कि मैंने ऐसा पढ़ाया था, बस वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है, तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट पे जो है वो चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। माइनॉरिटीज और जो भी यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन है वो यहाँ पर क्या है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। मतलब जो कुछ माइनॉरिटीज होती हैं उनको भी यहाँ पर क्या है कि उनको भी मार्जिनलाइज जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो वो क्या है, देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर क्या करता है कि जो रिलीजियस है ना, धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि प्रोवाइड्स एज सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रिलीजियस और जो यहाँ पर क्या है कि आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगे लिंग्विस्टिक, मतलब कि धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज मतलब जिनका नंबर आपको कम देखने को मिलेगा, एक धर्म को फॉलो करने वाले, एक भाषा बोलने वाले, तो ऐसे लोग यहाँ पर क्या होंगे, माइनॉरिटीज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कंसीडर किया है और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आर्टिकल 29, 30 वगैरह जो है इसमें यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर बताए हैं। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर टू द कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जब भी हम माइनॉरिटी यहाँ पर बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बाकी की जो पॉपुलेशन है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो धर्म के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर भी हो सकता है, वो लोग का नंबर जो है वो यहाँ पर क्या है वो कम है, तो उस कम नंबर को हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी के नाम से जो है वो यहाँ पर डिनोट करते हैं। However, it is a concept that goes well beyond numbers, ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये जो माइनॉरिटी है ना नंबर्स तक ही केवल सीमित नहीं है, हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो इट इनकम्पासेस इश्यू ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन, मतलब ये केवल नंबर तक सीमित नहीं है, इसमें अगर आप देखोगे तो पावर, ठीक है, फिर जो रिसोर्सेज का एक्सेस यहाँ पर होता है ना, जो भी यहाँ पर सामाजिक और जो भी सांस्कृतिक यहाँ पर डायमेंशंस होती हैं वो सब चीजें भी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हैं। माइनॉरिटी यहाँ पर क्या है कि पावर किस तरीके से उनको मिल रही है ना, वो रिसोर्सेज का एक्सेस यहाँ पर किस तरीके से कर पा रहे हैं, है ना, या फिर जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो डायमेंशंस होती हैं उन सब चीज़ों के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसमें क्या है कि केवल नंबर्स के बेसिस पे हम माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे अगली बात, ये वाला पॉइंट जो है ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट मिक्स एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि आप ये समझिए कि जो मेजॉरिटी होते हैं ना उनका यहाँ पर क्या होता है कि आपको रूल देखने को मिलता है, ठीक है। आपने हिस्ट्री वगैरह में भी कई बार पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या है कि जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगी, है ना, कि भाई द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो सरकार है वो किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि हमने मेजॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट्स जो है वो यहाँ पर नहीं मेंशन किए, है ना, क्योंकि जो मेजॉरिटी होगा वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से उसको काम करना है। प्रॉब्लम किसको आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है माइनॉरिटीज को। कई लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि सर मतलब माइनॉरिटीज को हमने प्रोटेक्शन क्यों दी है ना, फंडामेंटल राइट्स में उनकी चीजें के मेंशन क्यों किया है। तो ये बात जो है वो दिखाई गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात का डिस्कशन कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पर भी उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि देखो मेजॉरिटी जो रहेंगे ना उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत किसको होगी, माइनॉरिटीज को होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो माइनॉरिटीज है ना उनको यहाँ पर क्या करना है कि उनको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता होगी, उनको हमको अधिकार देने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर चीजें जो है वो यहाँ पर बनेगी। इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल कम्युनिटीज। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर क्या है कि उसके हिसाब से पॉलिसीज बनेगी, उनके हिसाब से यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो सारी की सारी कम्युनिटी जिनके नंबर्स यहाँ पर कम हैं, जो कम लोग हैं, जिससे यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल बेनिफिट लोगों को ज्यादा नहीं होगा, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनका जो मार्जिनलाइजेशन है वो यहाँ पर किया जा सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम से उनको अलग हटाया जा सकता है, उनके ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर, एडवांसमेंट के ऊपर काम नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर ट्राइबल जो लोग हैं उनका उतने बड़े स्केल पर एडवांसमेंट आपको देखने को नहीं मिला। Safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। और इसीलिए क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मेजॉरिटी उनके ऊपर जो है वो डोमिनेट करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि उन चीज़ों को
हमें यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा रोकने के लिए जो है वो सेफगार्ड प्रोवाइड करना जरूरी है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि जो माइनॉरिटीज है ना उनको यहाँ पर क्या किया कि प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी है ना, कि भाई आपके साथ जो है वो मेजोरिटी गलत तरीके से यहाँ पर बिहेव ना करें। क्योंकि आप देखोगे ना कहीं पर भी देख लीजिए है ना, जैसे आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लो, वहां पर सिंहाला जो कम्युनिटी है वो मेजोरिटी है, लेकिन तमिल जो है वो यहाँ पर क्या है माइनॉरिटी है। और जो तमिल के साथ यहाँ पर होता है वो सब लोगों को पता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में भी कई सारे जो हिंदू वगैरह है वो माइनॉरिटीज हैं है ना, उनके साथ भी यहाँ पर बुरा होता है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको ये भी प्रोटेक्शन है कि भाई उनके साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गिवन सर्टेन कंडीशन, कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइफ एसेट एंड वेलबींग। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि डर लगा रहता है कि भाई हमारा नंबर कम है, हमारी बात कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो हो सकता है कि अगर किसी का नंबर यहाँ पर ज्यादा है तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक इनसिक्योरिटी की जो भावना है वो यहाँ पर आती है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट एसेंटुएटेड इफ द रिलेशन बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी कम्युनिटीज आर फ्राइड। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी है ना, वो और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन यहाँ पर नहीं होगा, है ना। अगर आप मान लीजिए कि भाई दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन है ना, ऐसी हो जाएगी जैसे इतने सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं और ये बेचारा अकेला यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये लोग के बीच में जो इनसिक्योरिटी है ना वो आपको और बड़े स्केल पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमको यहाँ पर ये समझना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन हो और माइनॉरिटी के जो यहाँ पर चीजें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से और क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां पर प्रोवाइड किया है सेफगार्ड, ठीक है, माइनॉरिटीज को, बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वली एज वेल एज जस्टिस। मतलब यहां पर क्या है कि भारत में क्या है कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना। अगर हम क्या करेंगे कि मेजॉरिटी लोग जो है उनको केवल सपोर्ट करेंगे, माइनॉरिटीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि वो सब चीजें जो है वो एक्सटिंक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। एक्सटिंक्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि समाप्त होती हुई दिखाई दे सकती है। उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका कस्टम, उनकी लैंग्वेज, सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए क्या है कि माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को क्लियरली जो है वो डिफाइन किया गया। और जुडिशरी यहाँ पर क्या करती है कि बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जुडिशरी वाला चैप्टर भी है ऑलरेडी कवर्ड, है ना, कि जो भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं उनका इन्फोर्समेंट करना, ठीक है, और उसके बाद जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको अपहोल्ड करना, जो भी कानून है उनको अपहोल्ड करना, वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कंट्रीज कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वॉलेटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में, है ना, कहीं पे भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीजें हैं और किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर माइनॉरिटी के बारे में बात करी है। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं कौन कौन सी, तो आज के टाइम पीरियड पर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो ये नोट कर लो आप, है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले अगर आप देखोगे तो पहले जो है ये आपको मुस्लिम देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सिख देखने को मिलेंगे, फिर आपको जो है वो क्रिश्चियन देखने को मिलेंगे जिनको हम ईसाई यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन यहाँ पर हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको जैन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको बुद्धिस्ट जो है वो लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गए बुद्धिस्ट। और फिर उसके बाद एक और होते हैं जिनको बोलते हैं पारसी। ये लोग यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो भारत में दिया गया है। अच्छा, सबसे लेटेस्ट जो अभी ऐड किया गया वो जैन को ऐड किया गया है। जैन को कब ऐड किया गया? 2014 में। ठीक है, 2014 में इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। तो 6 कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको हमारे देश में माइनॉरिटी हम यहाँ पर मानते हैं, लैंग्वेज के आधार पर भी और रिलीजन के आधार पर भी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इनमें से जो एक कम्युनिटी है वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी को हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि माइनॉरिटीज जो होती है ना उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिनलाइज यहाँ पर कर दिया जाता है, मतलब कि वो भी यहाँ पर मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा आपको साइड में होते हुए दिखाई देंगे। 2011 का सेंसस अगर हम देखेंगे, सेंसस मतलब जनगणना, ठीक है, जो काउंटिंग वगैरह होती है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मुस्लिम जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 14.2% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की देखने को मिलती है ना, मतलब करीब 15% या 14% आप मान सकते हैं। एंड आर कंसीडर्ड टू बी ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया टुडे बिकॉज
in comparison to the other communities they have over the years been deprived of the benefit of socio-economic development। मतलब कि सामाजिक और आर्थिक जो विकास यहाँ पर हुआ है हमारे देश में, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको उसका बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिला। और इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको मार्जिनलाइज यहाँ पर कम्युनिटी के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये बात आपको बताई गई है। अब यहाँ पर 3 डेटा मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, आपकी बुक में भी लिखा होगा। इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्ड टू द बेसिक कम्युनिटीज लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो बेसिक कम्युनिटीज मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे उपयोग में चीजें यहाँ पर आती हैं, उनका एक्सेस कितना है लिटरेसी के बारे में, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी में उनका जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर कितना है, उनके बेसिस पे 3 टेबल्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो हमारा जो यहाँ पर हेडिंग होने वाला है उसमें हम मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब पहली जो टेबल आप देखोगे तो ये है ना, जिसमें यहाँ पर हमने क्या बात करी है, एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज 2008-2009 की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, What do you think these tables tell us about the socio-economic status of the Muslim community? Which of these communities have the most and least access to the basic amenities? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, फिर क्रिश्चियन है और ये सिख हैं। पक्का हाउस अगर आप देखोगे तो पक्का हाउस जो है वो किसके पास ज्यादा है, 65.4, 63, 69, 91। मतलब कि ये वाली जो चीज है वो यहाँ पर क्या है कि सिख लोग जो हैं उनके पास पक्का हाउस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और सबसे कम जो है वो यहाँ पर किसके पास है, वो मुस्लिम पॉपुलेशन के पास आपको पक्का हाउस देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप एक्सेस देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसके पास है, सिख कम्युनिटी के पास सबसे ज्यादा है, और अगर आप सबसे कम देखोगे तो मिनिमम किसके पास है, मुस्लिम कम्युनिटी के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से टैप वाटर मतलब जो पानी वगैरह होता है, तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम किसके पास है, मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर सिख कम्युनिटी के पास है, और मिनिमम जो है वो किसके पास है, वो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के पास है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, है ना, उनमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा तो सिख कम्युनिटी के पास पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर। हम 2008 और 9 की जो यहाँ पर डेटा है ना उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको यहाँ पर क्या है कि सबसे कम एक्सेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हमारे देश में यहाँ पर हुआ है, जिससे सभी कम्युनिटीज को बेनिफिट मिलना चाहिए था, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको सबसे कम बेनिफिट यहाँ पर मिले हैं, और इसी वजह से हम इनको यहाँ पर मार्जिनलाइज जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं। फिर अगली बात करेंगे लिटरेसी रेट बाय रिलीजन। 2011 परसेंटेज के बेसिस पे बता रहे हैं कि अगर टोटल परसेंटेज हम देखेंगे तो करीब 74.78 यहाँ पर है, तो 75 लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी है वो किसकी है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो यहाँ पर आपको जेंट्स का देखने को मिलेगा मैक्सिमम, और सबसे कम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे कम जो है वो मिनिमम किसमें है, मिनिमम जो है वो मुस्लिम्स का आपको सबसे कम यहाँ पर जो है वो लिटरेसी रेट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा जो है वो भी यहाँ पर क्या है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको यहाँ पर सबसे कम आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमने 2011 के सेंसस के बेसिस पे लिटरेसी रेट यहाँ पर देख लिया। सो विच ऑफ दीज कम्युनिटीज हैव हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, तो ये परसेंटेज के हिसाब से दिया है भाई, 67% जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लिटरेसी का भी एक्सेस उनको बड़े स्केल पर नहीं हुआ। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरी है जो मुस्लिम्स की, आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से, मतलब टोटल अगर आप पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 13.5 है, और आईएएस अगर आप देखोगे तो 3% लोग हैं, आईपीएस जो है वो 4% है। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन का केवल कितना 13.5% या 14% जो है वो आपको टोटल पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। आईएफएस जो है वो यहाँ पर क्या है कि ये 1.8 है, फॉरेन सर्विस, ठीक है, फॉरेस्ट। उसके बाद पीएसयूज में 3.3%, स्टेट पीसीएस जो है यहाँ पर 10.8 और यहाँ पर ये 2.2। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनमें भी इनका जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ा सा कम है ना, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में भी अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम समुदाय यहाँ पर है वो अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो हमने 3 टेबल देखी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाली देखी, लिटरेसी रेट वाली देखी, और हमने यहाँ पर जो बेसिक कम्युनिटीज हैं इनको यहाँ पर देखा। और हमको एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गई कि मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिससे बाकी कम्युनिटीज को बेनिफिट यहाँ पर मिला, उतना ज्यादा बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को देखने को नहीं मिला। और क्योंकि वो बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिला, इसी बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो थोड़ा सा आपको मार्जिनलाइज जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके आगे देखो, रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर, द गवर्नमेंट सेटअप हाई लेवल कमिटी इन 2005। ठीक है, अब ये एक कमिटी आ रही है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है,
जब उनको यहाँ पर ये पता चला सरकार को कि भाई मुस्लिम समुदाय जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, है ना, जिसकी वजह से मनुष्य का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, उसमें जब उन्होंने इस समुदाय को देखा तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। और इसी वजह से क्या हुआ कि सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी जो है वो यहाँ पर 2005 में जो है वो स्टेब्लिश करी, जिसके चेयरमैन कौन थे? जिसके चेयरमैन थे जस्टिस राजेंद्र सच्चर। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि कब स्टेब्लिश करी गई? 2005 में। उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? ये वो एक यहाँ पर जज थे जिनका नाम है जस्टिस राजेंद्र सच्चर। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हैं, ये है जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में एक यहाँ पर सच्चर कमेटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई। कमेटी एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, है ना, उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो भी यहाँ पर स्टेटस है मुस्लिम समुदाय का, वो यहाँ पर कैसा है, इसको इन्होंने यहाँ पर एग्जामिन किया। द रिपोर्ट डिस्कस इन डिटेल्स द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये लोगों को जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, जिससे बाकी कम्युनिटीज को बेनिफिट हुआ है, उसका मुस्लिम समुदाय जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब इस रिपोर्ट में भी ये बात यहाँ पर बता दी गई कि भाई ये लोग एकदम मार्जिनलाइज हैं, इनको यहाँ पर थोड़ा सा मेन स्ट्रीम पे जो है वो लेकर आने की आवश्यकता है। इट सजेस्ट दैट on a range of social, economic and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste और scheduled tribes। मतलब इस कमेटी ने यहाँ पर ये बोल दिया कि आज के टाइम पीरियड पर जो SC हैं, जो ST हैं, है ना, उनको हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई उनकी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर खराब है। अभी मैंने ST पॉपुलेशन के बारे में आपको बता ही दिया, है ना, जो ट्राइब्स के बारे में, आदिवासी के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसकी भी स्थिति अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर कैसी है कि वो लोग मार्जिनलाइज हैं। और कितने मार्जिनलाइज हैं? जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके बराबर आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति यहाँ पर है, मतलब बहुत पीछे है ये तो। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 to 16 इज मच लोअर देन दैट ऑफ द अदर सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज। मतलब ये लोग जो स्कूल वगैरह यहाँ पर जाते हैं, तो अगर आप देखोगे एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है बाकी की जो यहाँ पर कम्युनिटीज हैं, आपको रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, वहां पर क्या है कि ये नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कितने साल आप स्कूल में पढ़े। लेकिन जब हम मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो ये नंबर क्या है कि ये थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं लिटरेसी में भी यहाँ पर कम है, स्कूल वगैरह में भी नंबर आपको कम देखने को मिल रहे हैं, जो पब्लिक जॉब्स यहाँ पर होती हैं उसमें भी इनका परसेंटेज यहाँ पर कम है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है कि ये मेन स्ट्रीम पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलते, और इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि कम्युनिटी को जो है वो थोड़ा सा रिफॉर्म की यहाँ पर आवश्यकता है। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द मुस्लिम हैज अदर डायमेंशन एज वेल, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी आर्थिक और सामाजिक जो उनको यहाँ पर अलग करने की कोशिश की जाती है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश की जाती है, वो केवल क्या है कि वो केवल जो जितने भी अलग अभी मैंने फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं केवल उसमें ही नहीं है, बाकी जगह पर भी देखोगे तो होगा। लाइक अदर माइनॉरिटीज, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेन स्ट्रीम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम में यहाँ पर चलता है उससे यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जो मुस्लिम्स कस्टम्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। मतलब आमतौर पर वो मेन स्ट्रीम में आपको देखने को नहीं मिलता, बाकी लोग नहीं करते हैं फॉलो, लेकिन ये लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। सम नॉट ऑल मुस्लिम्स मे वियर अ बुर्का, स्पोर्ट अ लॉन्ग बर्ड, ठीक है, बियर्ड, ठीक है, वियर अ फेज एंड दीज बिकम वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर होते हैं जो बुर्का वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, उनकी बियर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके से जो है उनकी ड्रेस वगैरह, ठीक है, उनकी जो यहाँ पर कैप वगैरह होती है उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि वो आप कह सकते हैं कि वो ट्रेडिशन उनका हो गया है, उसको यहाँ पर ये फॉलो करते हैं। जैसे कर्नाटका में भी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका में अभी कुछ दिन पहले ही एक इश्यू यहाँ पर हुआ था हिजाब को लेकर कि भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कूल में आते हैं वो हिजाब यहाँ पर पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो भी जो है वो एक्सप्लेन किया है मैग्नेट ब्रेन्स पर ही, आप उसको भी सर्च करके जो है वो देख सकते हैं, उसमें वो चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि इनका रहन सहन, खान पान, ठीक है, और जो भी यहाँ पर आपके ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ड्रेस वगैरह होती हैं, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि भाई ये लोग जो हैं वो क्या है कि हमारी तरह नहीं है, है ना। मतलब ये बुर्का पहनते हैं या इनकी जो यहाँ पर आपको टोपी देखने को मिल रही है ये पहनते हैं, तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो कई लोगों को ये लगता है कि ये लोग थोड़ा अलग हैं। ऑफन दिस बिकम एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। और इसी वजह से क्या होता है कि कई बार अगर आप देखोगे तो इनके साथ अलग अलग तरीके से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पर किया जाता है। डू यू रिमेंबर रीडिंग इन योर क्लास 7th बुक अबाउट हाउ द अंसारीज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेंट अ हाउस, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि अंसारी के बारे में जो है वो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या है कि उसको दिक्कत हो रही थी कि भाई उसको एक घर मिल जाए यहाँ पर, है ना।
This social marginalization of Muslim in some instances has led to them migrating from places where they have lived, often leading to the, ठीक है, ghettoization of the community। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अब क्या है कि जब आप आगे जाओगे ना तो हिटलर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो हिटलर के बारे में आप देखोगे तो वहां पर उसने क्या कर दिया था कि घेटोज बना दिए थे। घेटोज का मतलब यहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो डिसाइड कर दिया कि भाई आपको वहीं पर रहना है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो मुस्लिम समुदाय है जब उनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है, सोशल मार्जिनलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो फोर्स होते हैं कि भाई किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और फिर वो लोग यहाँ पर क्या है कि एक साथ रहते हुए दिखाई देंगे, तो घेटोज यहाँ पर बन जाते हैं कि भाई उनका घेटोजाइजेशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा कि उनको जो चीज़ें सुविधाएं हैं वो थोड़ा कम यहाँ पर मिल पाती हैं, और इस तरीके से फिर क्या है कि वो मेन स्ट्रीम से आपको हटते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। Sometimes this prejudice leads to hatred and violence, है ना। अब इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने जो भी यहाँ पर ये प्रिजुडाइस है जो पहले से यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं कि वायलेंस वगैरह भी होता है, हेट स्पीच वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। इन द अबव सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर हमने देख लिया था, ठीक है, वी सॉ हाउ इन द केस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज अ लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक और जो सोशल मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक तरीके से यहाँ पर मार्जिनलाइज हो गए, है ना, एजुकेशन नहीं है, जॉब्स वगैरह में रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं है, तो आप सोशली जो है वो भी यहाँ पर अलग हो जाओगे। जो घेटोइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया ना, घेटोज में आपको रख देंगे, आप अलग तरीके से यहाँ पर रहोगे, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपने आदिवासी इसके बारे में भी जो है इस चैप्टर में ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिया है ना, उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि उनकी लाइफ भी जो है वो आपको सेपरेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया था, यू रेड अबाउट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, है ना, मतलब महिलाओं का जो यहाँ पर क्या है कि स्टेटस जो है वो इक्वल नहीं है, 7th क्लास में आपने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब महिलाओं का स्टेटस बराबर नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो उनको ये लगेगा कि यार मतलब ये जो पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे हम बिल्कुल अलग हैं, है ना, हमारा रिप्रेजेंटेशन ही यहाँ पर नहीं हो रहा है, हमको ही प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्या करती है कि मार्जिनलाइजेशन की तरफ यहाँ पर आपको आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करी हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस करी हैं, तो हमने एक चीज़ यहाँ पर ये देखा कि जो भी ये अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर थे, है ना, उनका जो एक्सपीरियंस था, चाहे वो ट्राइबल ग्रुप यहाँ पर रहा हो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करी है, वो एक तरफ यहाँ पर ये इस बात के ऊपर फोकस करता है कि जो भी ये मार्जिनलाइजेशन है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है ना, मतलब आप ये देख सकते हैं कि कितना बुरा यहाँ पर होगा। जैसे आप ये मान लीजिए कि आपको कोई साइड कर दे, है ना, कि नहीं तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे दोस्त नहीं हो, तुमको हम खेलने नहीं देंगे, इससे जो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे और आप जो है वो जीवन में बहुत पीछे यहाँ पर चलते चले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए समझाया जा रहा है कि भाई जो ये मार्जिनलाइजेशन है वो यहाँ पर क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज की यहाँ पर आवश्यकता है, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस की यहाँ पर आवश्यकता है, सेफगार्ड की आवश्यकता है, ताकि हम यहाँ पर क्या करें, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो है वो सही तरीके से टैकल करें। अगर हम इन सिचुएशन को टैकल करना चाहते हैं तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि रिफॉर्म की आवश्यकता होगी, हमें जो अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स यहाँ पर पहुँचाने पड़ेंगे लोगों को, और उससे कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आती हुई दिखाई देगी। और हमारा यहाँ पर क्या है कि भाई देखिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है कि जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं हम उसकी सुरक्षा यहाँ पर करें, एंड द लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम टू रियलाइज दीज राइट्स। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें यहाँ पर क्या हो कि जो डाइवर्सिटी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, चाहे वो ट्राइबल लोगों के बारे में देखें, चाहे दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में देखें, चाहे माइनॉरिटीज़ के बारे में हम देखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हम यहाँ पर बनाते हैं, कुछ भी चीज़ें कानून वगैरह हम यहाँ पर बनाते हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए कि भाई जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं हम उन चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा रियलाइज़ यहाँ पर करवा पाएँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दीज वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड यहाँ पर अप्रोच नहीं रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो ट्राइबल लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई देगी। दैट मेक्स आवर कंट्री यूनिक नॉट रियलाइज
द स्टेट कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वलिटी फॉर ऑल। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी, जैसे जिसकी वजह से जो इतनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है ना, 500 से ज़्यादा आपको ट्राइबल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। और यहाँ पर क्या है कि स्टेट की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर क्या है कि इक्वलिटी को यहाँ पर प्रमोट करे, तो वो इक्वलिटी भी हम तभी प्रमोट कर पाएंगे जब हम सबको लेकर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब हमारा एक आखिरी जो यहाँ पर सेगमेंट है, इसमें हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने ये समझा यहाँ पर कि भाई जो मार्जिनलाइज यहाँ पर कम्युनिटी है उसका मतलब यहाँ पर क्या है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बेनिफिट्स उनको यहाँ पर नहीं मिले और वो अपने आप को थोड़ा सा अलग यहाँ पर समझ रहे हैं, या जो अलग अलग तरीके के एक्शंस है, पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से वो यहाँ पर अलग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने यहाँ पर ये भी समझा कि एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, जो ट्राइबल ग्रुप है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके बारे में हमने उनके एक्सपीरियंस को समझा, उनके डेटा को हमने समझा, अलग अलग तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं, सर्वे हैं, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने आपको बताई है ना, उन सब चीज़ों के बेसिस पे हमने ये देखा कि किस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमने ये भी देखा कि भाई ये लोग यहाँ पर मार्जिनलाइज यहाँ पर क्यों हैं, है ना, लिटरेसी कम है, जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक जॉब्स होती है उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कम है, तो काफ़ी सारी बेसिक कम्युनिटीज़ की यहाँ पर कमी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये मार्जिनलाइज हैं। और ईच एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सब लोगों ने यहाँ पर जो भी उनका मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर था उसका डिफरेंट तरीका है ना। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको फॉरेस्ट वगैरह का एक्सेस यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक अलग तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिली। हमने ये भी देखा कि मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रेजुडिसेस एंड जो पावरलेसनेस है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर क्या होंगे कि आपको मार्जिनलाइज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनको अलग अलग तरीके के डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके से प्रिजुडाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उनको डिफाइन कर देंगे और फिर वो आगे की जनरेशन तक भी यहाँ पर आपको फॉलो होता हुआ दिखाई देगा और उनको ये लगेगा कि भाई हमारे पास कोई पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर मार्जिनलाइज हैं और जो मेजॉरिटी है उनके पास यहाँ पर पावर्स देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन की वजह से जो सोशल स्टेटस होता है वो कम हो जाता है ना, क्योंकि जिस तरीके की फीलिंग है बीच वाला इंसान यहाँ पर फील कर रहा होगा, जो साइड में खड़े हैं ये लोग फील नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि वो लोग यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा पीछे हैं। एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज, और अगर आप यहाँ पर क्या है कि साइड में हो गए हो तो जो मेन बॉडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो मेन स्ट्रीम में यहाँ पर चीजें हैं ना, उनका आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, है ना, और इसकी वजह से क्या है कि फिर लगातार आप पीछे जाते जाओगे। येट द लाइफ ऑफ मार्जिनलाइज पीपल कैन एंड डू चेंज, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आशावादी हैं कि अगर हम सही तरीके से पॉलिसीज बनाएंगे, चीज़ों का रिफॉर्म वगैरह करने की कोशिश करेंगे और लोग अपने अंदर वो जो चेंजेस की यहाँ पर ज़रूरत है उस चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ जो है वो यहाँ पर चेंज की जा सकती है। दस नो वन इज मार्जिनलाइज ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी लोग सेम तरीके से यहाँ पर मार्जिनलाइज नहीं है, कुछ अगर चेंजेस यहाँ पर होंगे तो उससे डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि बेनिफिट मिलेगा। अब अगर हम देखेंगे कि जो भी हमने डिस्कस किया, चाहे वो ट्राइबल पीपल के बारे में हमने डिस्कस किया, चाहे वो हमने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में देखा, वी विल सी दैट ईच ऑफ दीज ग्रुप हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस। तो बहुत सारी चीजें जो है वो चली आ रही थी। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस व्हाइल हैविंग एक्सेस टू राइट्स, डेवलपमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि जो यहाँ पर मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि भाई जो भी इनके कल्चर है ना, जो अलग अलग तरीके की चीजें ये फॉलो करते हैं उनको ये कंटिन्यू करें, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि उनके जो राइट्स हैं, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती हैं, वो चीजें भी इनको यहाँ पर मिले। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल रेड अबाउट हाउ डिफरेंट ग्रुप्स हैव कन्फ्रंटेड मार्जिनलाइजेशन। तो अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि जो पूरा का पूरा मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर था, जो उनको यहाँ पर अलग किया गया, उसका यहाँ पर क्या रीजन था, है ना, किस तरीके से वो चीजें थी, वो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब जो भी यहाँ पर मार्जिनलाइज यहाँ पर आपको सोसाइटी देखने को मिल रही है, कम्युनिटी देखने को मिल रही है, जब उनको यहाँ पर अलग किया गया, जब वो यहाँ पर अलग फील कर रहे थे, तो उससे उनका कन्फ्रंटेशन जब यहाँ पर हुआ तो कैसे उन्होंने उस चीज को जो है वो कन्फ्रंट किया। तो अब हम ये वाली चीज जो है वो हमारे अगले चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ये बताया इस पूरे के पूरे चैप्टर का अगर मैं आपको समरी दूं तो मैंने आपको ये बताया कि मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होती है, वो यहाँ पर क्या है जिसमें आप कुछ लोगों को अलग कर देते हो, है ना। अब जैसे हमने उसके एग्जाम्पल में देखा ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, तो उनके पास पहले बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल थे, बाद में वो रिसोर्सेज जो हैं वो लगातार कम होते गए, है ना। उसके बाद उनको एक्सेस नहीं दिया गया, कहीं और जाते लग गए, फिर पॉवर्टी में फंस गए और इसकी वजह से पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो खराब हो गई।
फॉरेस्ट का जो एक्सेस यहाँ पर मिला वो अलग अलग तरीके के बेनिफिट उठाने के लिए लोगों ने यहाँ पर लिया है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि उन्होंने ये सोचा कि भाई यहाँ पर माइनिंग करेंगे, टिम्बर वगैरह मिलेगा, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स के लिए उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर करी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। सेम चीज़ जो है वो आपने मुस्लिम कम्युनिटी के केस में भी यहाँ पर देखा, तो आपने ये समझा कि वो लोग पीछे हो गए हैं थोड़ा सा, है ना। तो मार्जिनलाइज मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं है, और सिंपली आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि उसको आपको यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा टारगेट करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो उसको इंप्रूव कैसे करेंगे, तो अब हमने ये समझ लिया इस चैप्टर में कि वो लोग यहाँ पर अलग कैसे हुए। अब हमको यहाँ पर ये समझना है कि उन्होंने इस पूरे की पूरी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर किस तरीके से जो है वो फेस किया, है ना, कन्फ्रंट यहाँ पर किस तरीके से किया, वो हम अगले चैप्टर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि थ्योरी वाला चैप्टर है ये, है ना, और इसमें यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको लगा होगा कि मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि सर इसमें सीखना ज़्यादा पड़ेगा, है ना, इसमें समझने वाली चीज़ ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप अपना कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर डालें। मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूँगा कि रीजनेबल क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड करूँ। और बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना फीडबैक भी जो है वो यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा। और आपने देखा होगा कि आपकी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। अब कई सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं, कमेंट वगैरह में भी मैं देखता रहता हूँ कि सर जैसे इससे पहले वाले चैप्टर या दूसरे सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ होंगे उनको कैसे देखें, है ना, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिंक्स मिलेंगी, है ना, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लो। अगर आपको और सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए तो आप गूगल पर जाइए, गूगल को बोलिए magnetbrains.com, है ना, तो magnetbrains.com यहाँ पर खुलेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये इसका होम पेज है ना। अब इसमें अलग अलग टैब्स हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हर तरीके की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराते हैं। तो आपने मान लीजिए कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपने क्लिक किया, देखो इतने सारे सब टैब्स जो है वो ओपन हो गए। अब जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया ये क्या है, ये वन शॉट रिवीजन है, तो ये हो गया वन शॉट रिवीजन। इस पे आप यहाँ पर क्लिक कर दो, तो वन शॉट रिवीजन पर क्लिक करोगे आप तो आपको अलग अलग क्लास के वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे, 12th 11th 10th 9th 8th। हम कौन सी क्लास के प्यारे बच्चे हैं, हम हैं क्लास 8th के, तो क्लास 8th पर क्लिक किया आपने। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट में क्या रहेगा कि हर सब्जेक्ट को जो है इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया है ना, जैसे सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, जो भी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। आप सोशल साइंस में गए, अब मान लो कि आपको हिस्ट्री के वीडियोस देखने हैं, तो हिस्ट्री का वीडियो देखना है तो हिस्ट्री पे क्लिक कर दो आप, है ना। हिस्ट्री पे जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जब आप आगे जाओगे तो आपको हिस्ट्री के चैप्टर्स मिलेंगे। जो भी चैप्टर आपको देखना होगा उस वीडियो पर क्लिक कर लो, आपको पूरा का पूरा वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वन शॉट रिवीजन थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि मैं छोटा पढ़ा नहीं पाता हूँ। ठीक है, मुझे शॉर्टकट जो है वो पसंद नहीं है। मुझे ये लगता है कि चैप्टर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो चीज़ आपको आसानी से और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है वो यहाँ पर डिलीवर करूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, है ना, अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो 100% यहाँ पर फ्री होती हैं। ठीक है, कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। टेस्ट पेपर या जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रूर जो है वो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आकर अपनी क्लासेस को जो है वो शुरू करें। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।